आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन और अब तक के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार ट्रेडिंग रेंज के एकदम ऊपरी सिरे पर। अब यहां से कुछ और मजबूती बनाकर ब्रेकआउट देंगे या फिर रुकेंगे, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन कहिए, रिटर्न ऑफ अनिल सिंघवी टू स्टूडियोज कहिए या फिर दमदार ग्लोबल एक्शन कहिए, जबरदस्त। इसलिए आ नहीं रहा था दीप, इतने दिन से नहीं आ रहा था। नहीं, लेकिन ट्विटर पे काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अनिल जी सारे एफआईएस से मीटिंग करने गए थे और बात करके आए। समझा हो जाए भाई, समझ लो, नहीं तो फिर हमारे तीसरी महाशक्ति वाले अब खूब खरीदारी के मूड में। बट अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया मूव और दीप लगभग सारे टारगेट आ चुके हैं। निफ्टी के 17,485 का फाइनल टारगेट है, उससे 20 पॉइंट ही दूर है। और 37,375 का बैंक निफ्टी का टारगेट भी आ चुका है। 37,450 का फाइनल टारगेट है आज के लिए, तो वो एक और बाकी है, वहां तक आने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल एग्जैक्टली इन लेवल्स के आसपास है, जहां पर अगर हम बंद हो जाएं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, मसलन की निफ्टी पर अगर हम 35-40 पॉइंट ऊपर बंद हो जाएं और बैंक निफ्टी पर यहाँ से 125-150 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए, तो एक नए ब्रेकआउट की तैयारी हम सोमवार के लिए कर सकते हैं, सॉरी कल के लिए कर सकते हैं, गुरुवार के लिए, कल एक्सपायरी के दिन। सो पूरी तरह से इसीलिए जहां खुले वहीं से कितना भी ऊपर खुले वहां से बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग आनी नीचे आए तो और लेना है। बिल्कुल परफेक्ट रहा आज लेवल्स भी और टचवुड सारे के सारे मूव्स भी। और सबसे बढ़िया बात दीप ये कि पूरा का पूरा मौका सबको मिला है। ये विस्तार से करेंगे बातचीत, तब तक अब तक की बड़ी बातें बता दें। ओमिक्रॉन का डर घटा है, एफआईएस की बिकवाली घटी है, आरबीआई की तरफ से कोई झटके नहीं, और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का सहारा। ये सारे ट्रिगर्स हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं बाजार में। 17,450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ निफ्टी, 37,400 के बेहद करीब बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स 999 अंक, 1000 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 1000 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स आपको नजर आएगा। विक्स 6% घटा है। सारे सेक्टर हरे निशान में। पिछली बार याद नहीं आता कब देखा था इस तरह का सीन कि सब तरफ खरीदारी, चौतरफा तेजी हो। ओमिक्रॉन का डर होने से ओपनिंग अप वाली थीम वाले शेयर भागे हैं। खाने पीने के कारोबार करने वाली कंपनियां, देवयानी से लेके जुबिलेंट से लेके, ये सारे के सारे दौड़ लगाते हुए होटल, टूरिज्म, डेल्टा कॉर्प जैसे शेयर जबरदस्त मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जबकि एशियाई बाजारों में कोई बहुत तेजी नहीं, मिला जुला कारोबार। यूरोप में बहुत तेजी नहीं, मिला जुला कारोबार। डाउ फ्यूचर्स में हल्की फुल्की बढ़त, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल के साथ साथ लोकल, जहां एफआईएस के कल वायदा कारोबार में खरीदारी के आंकड़े बाजार में जोश भरते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद शॉर्ट सेलर्स अपनी अपनी छतरी के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल आज तो सब छुपे हुए बट जबरदस्त एक्शन आया हुआ है। और आज लंबे समय बाद 2-3 चीजें हुई सर। एक तो आज आपने ओपनिंग के लिए कहा था कि जहां पर खुले वहीं पर खरीद लीजिए, नहीं तो यूजुअली वो 15 मिनट वेटिंग की नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल वेटिंग का आज नहीं सिस्टम, आज तो था ही नहीं। ये भी कहा कि दोनों इंडेक्स ऊपर जाने। एक्चुअली ये सब चीजें ना आप बहुत अच्छे से निकलवाते हो, नहीं तो मैं तो जो बोल के रह जाता था, लेकिन आपने सुबह पूछा कि 15 मिनट रुकना है, नहीं तो मैंने तो नहीं बोला था। सो कई बार क्या है कि जवाब कितना अच्छा आता है, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि सवाल कितना अच्छा पूछा गया है। सो इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। बट धन्यवाद आपका बनता है इस पूरी की पूरी कॉल का, क्योंकि अभी भी बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर है। तो क्या करना है ये जानेंगे सर से। एक बार जरा जो आज सुबह स्ट्रैटेजी दी गई थी और किन लेवल्स की बात करी थी वो पहले देख लेते हैं। एक काम करिए जी, थोड़ा अभी ले लीजिए। ओके 17,285 पे थोड़ा और लीजिए, और 17,250 आए तो और लीजिए। अब लगता नहीं आएगा, लेकिन आ जाए तो उसकी तैयारी रखिए। 350, 400, 415 इन 3 टारगेट के लिए आप यहाँ पे लेना है। अब आइए बैंक निफ्टी, टारगेट आपके जो रहेंगे 37,125, 37,275, 37,375 और 37,450 तक के टारगेट। अनिल जी आप देखें तो तीनों टारगेट भी आपके लिए हिट हो गए हैं। 350, 415 तीनों हो गए, तीनों आ गए, 415 के भी आ गए, और बैंक निफ्टी का भी आ गया। बात करते करते 37,125, अब 37,275, 375, 450। तो जहां खुले वहीं खरीद लीजिए, ये ठीक है। जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ बाजार। सारे टारगेट्स आज के लिए हिट हो गए हैं। अब क्या करना है, अब से क्लोजिंग तक 1.5 घंटा ये लेवल्स मेंटेन करेंगे, क्योंकि सुबह आप बोल रहे थे काफी सारे कॉल राइटर्स अटकने वाले हैं। अटकने वाले हैं दीप, और थोड़ा मैं अभी और डेटा देखूंगा। अभी मेरे पास आ गए क्लोजिंग के डेटा, लेकिन एक चीज क्लियर है कि 17,485, 17,500 के आसपास
प्रॉफिट बुक करेंगे या फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। फ्रेश खरीदारी के लिए नीचे आने दें। बैंक निफ्टी भी 37,375 आ गया, 37,450 अगला टारगेट है, उसके आसपास फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, नीचे आने दें फिर खरीदेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और तेजी के मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से जब भी थोड़ा थोड़ा नीचे मिले वहां पर फिर से खरीदारी करने का इरादा है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और ये फाइनल टारगेट के लिए वहां पर बुक करें। अल्टीमेटली देखिए 17,500 17,600 वो जोन है, अगर रुकना है तो आखिरी बाधा यही है बाजार की, और 17,600 के ऊपर बंद होते ही हम देखिए दो क्लोजिंग आपकी समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है। पहली क्लोजिंग है आज की 17,400 की, जिसके ऊपर अगर हम बंद हुए तो हम ट्रेडिंग रेंज के बाहर निकलने का एक संकेत देंगे, और वो ट्रेडिंग रेंज कौन सी है? 17,400। एक दिन 17,000 के नीचे बंद हुए थे 16,900 के आसपास, एक दिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था, फ्राइडे का ब्रेकडाउन था, वापस ऊपर आ गया। आज 17,400 के ऊपर बंद होने की तैयारी है, एक दिन और चाहिए। अगर कल फिर से 17,400 के ऊपर बंद हुए तो फिर आप ऊपर की तरफ जाने को तैयार हैं बेस बनाकर। 17,600 जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे आपने पार किया, आपका ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद आप लार्ज कैप्स को छोड़ देना, देखना भी मत कि निफ्टी किधर जा रहा है, बैंक निफ्टी किधर जा रहा है, फिर आपका ये इंडेक्स में क्या मूव आ रहा है। उसके बाद जैसे 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिले, सिर्फ कैश स्टॉक, अगले 7 दिन फिर कैश स्टॉक बशर्ते 17,600 पार होना चाहिए। क्यों कुछ चीजें आपको एजम्पशन के हिसाब से सोच के चलना पड़ता है, ये होगा तो मुझे ये करना है, नहीं हुआ तो नहीं भी हुआ। 17,500 17,600 आपके लिए आखिरी बाधा है, हो जाए तो फिर कैश स्टॉक्स में आपके लिए भरपूर एक्शन होगा, मिड कैप्स में भरपूर एक्शन होगा, वहां पर फोकस करेंगे। और ये काम शायद कल तो गुरुवार है, होगा तो भी कल से पहले तो नहीं होने वाला, गुरुवार शुक्रवार तक, परसों तक होगा। तो फिर शुक्रवार से लेकर या अगले हफ्ते के लिए फिर कैश स्टॉक्स में बढ़िया वाली मतलब बहुत बढ़िया वाली मजेदार, वैसी तेजी बन सकती है। बस यही उम्मीद करें कि पार हो जाए इस बार। कुछ ट्रिगर्स हैं जो आपको रुकने की तरफ भी इशारा करते हैं। मसलन एक एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग काफी हो गए, दूसरा ये कि 2-3 दिन खरीदारी करने के बाद वो एफएनओ में वो ज्यादा अभी तक ट्रेंड वापस से खरीदारी का लौटा नहीं आता है, इफ बट बहुत सारे हैं। तो देखते हैं वन सेशन एट ए टाइम, ऐसे करते हुए चलते हैं। तो अभी 17,500 37,450 यहां पर थोड़ा सा ब्रेक है, इसके ऊपर फ्रेश नई वाली खरीदारी अभी नहीं। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो थोड़ा मुनाफा वसूलने का समय, थोड़ा कंसोलिडेट होंगे, बट हाँ बाजार का मूड माहौल काफी है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। कौन से हैं अहम ट्रिगर्स और आज के खबरों वाले शेयर्स जानते हैं मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखने हैं नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज कोपरान लिमिटेड कंपनी की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिस पर नजर रहेगी। इसके अलावा कल 9 दिसंबर के दिन वीकली एक्सपायरी तो है ही, साथ ही रेडकेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बंद हो जाएगा, प्राइस बैंड जिसका 405 से 425 का है। सिल्वर ईटीएफ में निवेश का मौका कल से खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि नियम जो है कल से ही लागू होते हुए हम देखेंगे। शिवालिक रसायन और एशियन एनर्जी कल से दोनों ही कंपनियां एनएसई में ट्रेडिंग करना शुरू करेंगी, तो इन पर नजर रखनी होगी। करंटली बीएसई पर ये ट्रेड कर रही है, कल से एनएसई पर ट्रेडिंग शुरू होगी। 10 दिसंबर के दिन यानी शुक्रवार के लिए स्टार हेल्थ की लिस्टिंग होने जा रही है, प्राइस बैंड जिसका 870 to 900 पर शेयर है। श्रीराम प्रॉपर्टी का आईपीओ बंद हो जाएगा, 113 से 118 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है कंपनी का। वहीं मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड का आईपीओ जो है वो 10 दिसंबर को खुलने जा रहा है, 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 485 से 500 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। इसी दिन अक्टूबर आईआईपी के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 10 और 11 दिसंबर को बोर्ड बैठक करने वाले हैं, जिसमें पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार करेंगे। और साथ ही एबीबी पावर प्रोडक्ट एंड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का नाम 10 दिसंबर से बदल जाएगा और ये बदलकर हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड होगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स। आइए वरुण से जाने आज के खबरों वाले शेयर्स। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे फाडा का डेटा आया है, जहाँ पे रिटेल पैसेंजर व्हीकल की जो बिक्री है 2.4 लाख यूनिट रही है, साल दर साल करीब 19.4% के आसपास की गिरावट है। कमर्शियल व्हीकल में करीब 13.3% के आसपास की गिरावट हुई है। टू व्हीलर में 0.8% के आसपास की गिरावट है। ट्रैक्टर बिक्री 9.1% गिरी है साल दर साल। जेनटेक सब्सिडरी को 61 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पावर मैक, इस कंपनी को 454 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जेबीएम ऑटो शेयर विभाजन को मंजूरी मिल चुकी है, फेस वैल्यू 5 से घटाकर 2 होने वाली है। नियोजन केमिकल प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने को बोर्ड की मंजूरी मिली है, करीब 225 करोड़ जुटाएंगे। 1402 रुपये 12 पैसे के भाव पे 16,04,000 शेयर जो है वो जारी किए जाएंगे। एबीबी इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए इस कंपनी ने एक करार किया है पावर सप्लाई के लिए। एल&टी इन्फोटेक कंपनी ने फॉस्फोर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। डेटा टू डिसीजन प्रोडक्ट जो है वो ये लॉन्च किया है इस कंपनी ने। एलेम्बिक फार्मा यूएसएफडी से दवा के लिए इस कंपनी को शुरुआती मंजूरी मिली है।
डिशमन कार्बोजन बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ इस कंपनी ने करार किया है। कोरोना मरीज में विटामिन डी की कमी पर स्टडी के लिए करार जो है वो किया गया है। फाइजर की तरफ से स्टेटमेंट आया और ये पीटीआई की तरफ से खबर आई है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ जो दवाई है वो शुरुआत में उतनी कारीगर नहीं है, लेकिन अगर बूस्टर डोज दिया जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। नैल्को यहाँ स्ट्रैटेजिक विनिवेश की जो खबरें चल रही थी उसके ऊपर कंपनी ने सफाई दी है कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कंपनी को। कुछ ब्लॉक डील हुई है जिसमें आईएफएल फाइनेंस में 50 लाख शेयर्स और गेल में 12,60,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है वो ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हमारे साथ न्यूज पर व्यूज में एक श्रीराम प्रॉपर्टीज आईपीओ आने वाला है, उसके टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। आईपीओ आने वाला कि आ चुका है, आज से खुल चुका है। अभी अभी ट्रिगर में मानसी ने बताया भी, सुबह हमने बात भी की, उस पर विस्तार से मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। उससे पहले जल्दी से कुछ कॉल्स ले लेते हैं। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे बाय करना है बजाज फाइनेंस, जिसमें मुझे क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिखता है। 7,250-40 का ये करंट भाव है, यहाँ पर बाय करें। एक 70 रुपए का नीचे का, सॉरी 7,350 का भाव है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7,270 और मुझे लगता है ये 7,500 तक आपको फ्राइडे तक मिलना चाहिए। मतलब यहाँ से लगभग एक 150 रुपए की अपसाइड है, 70 रुपए का रिस्क है। अगला सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। क्लियरली यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट काफी अच्छे गैप अप ओपनिंग के वजह से हुआ है। जिस तरीके से इसका आरएसआई प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1600 के पहले कोई बड़ा हर्डल नहीं है, स्टॉक में रेजिस्टेंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1535 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 1568 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 1595 का। खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। बिल्कुल, तो एचडीएफसी बैंक इस पर करनी है खरीदारी। आइए चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है अरविंदो फार्मा, बट ये चार्ट कॉर्नर ही स्पेशल पिक है। काफी लोग अरविंदो फार्मा के बॉटम बनने की वेट कर रहे हैं और टेक्निकली चार्ट पे पूरी कंफर्मेशन आ चुकी है। नीचे में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्लियरली विजिबल है और ये स्टॉक 750 प्लस की तरफ जा रहा है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है औरो फार्मा पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक जिस तरह की स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर बेस बनता हुआ दिख रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, इन स्तरों पर बाय करके चले। 688 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 725 रुपए का, 725 का, दूसरा टारगेट 745 का। औरो फार्मा पे हाई कन्विक्शन खरीदारी की राय। ओके, तो और फार्मा पर है हाई कन्विक्शन खरीदारी की राय। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी एक और 2000, बल्कि अनिल जी की तरफ से कॉल है तैयार। बिगुल कल के 2000। दीपक, फ्यूचर्स का स्टॉक है जो खरीदारी करने की राय है वो है ग्रेन्यूल्स। 319 रुपए के आसपास ग्रेन्यूल्स ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 308 रुपए के आसपास। पहला टारगेट 329 का बनेगा और उसके बाद का जो टारगेट है थोड़े बड़े वाले हैं, 335 345 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय आपके लिए ग्रेन्यूल्स में है। और वजह ये कि जो पैरासीटामोल और जो दूसरी दवाएं हैं जो ग्रेन्यूल्स बनाते हैं उसके दाम बढ़ा है। हाँ, दाम बढ़े हैं ना। मैंने अभी खरीदी थी, मैंने एक्सपीरियंस अच्छा, खरीदने की वजह से। ओ वैसे चैनल चेक कर ले तो उसके लिए बीमार पड़ने की क्या जरूरत है। सोचा थोड़ा प्रोडक्ट भी ट्राई कर ले। तो पैरासीटामोल के दाम 12 से 15% बढ़े हैं, उसका फायदा आपको आते हुए दिखेगा ही। और वैसे भी फार्मा स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये बढ़िया ट्रेड हो सकता है। 329 पहला टारगेट, 335 दूसरा टारगेट, 345 और बाजार का मूड माहौल ठीक रहा तो फिर आप बड़े टारगेट 355 के लिए भी इसे होल्ड करें। धीमे धीमे ट्रेल करते चलें। इस महीने के लिए, सीरीज के अंत तक के लिए होल्ड करें और अभी लगाएं आप स्टॉप लॉस 309 का।
ये आपके लिए ग्रेन्यूल्स होगा वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, फार्मा स्टॉक यहां पर है जहां पर खरीदारी करने की राय। और एक बार जरा ग्रेन्यूल्स के चार्ट पर मैं राय कुणाल जी से भी लेना चाहता हूं, चार्ट्स के लिहाज से मैंने अंदाज से दिए लेवल। कुणाल जी चार्ट्स देखिए जरा। ओके, बंसल जी से देखते हैं, कुणाल जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बंसल जी चार्ट्स बताएं सर। अनिल जी चार्ट्स काफी बढ़िया हैं और इस स्टॉक के अंदर भी खास बात है, काफी खास बात यह है कि स्टॉक में एक मंदी का पैटर्न बना था, बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, बट निचले लेवल्स पे सस्टेन नहीं हुआ। एक तो 300 के नीचे सस्टेन नहीं हुआ और आज 315 315 का एक मेजर लेवल इसने तोड़ा है। तो ये स्टॉक जो है परफेक्ट कैंडिडेट है टू मी फॉर बियर ट्रैप फॉर फ्रेश बाइंग। और यहाँ पे 315 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट बैठता है 328 का और दूसरा टारगेट बैठता है 332 का। ये 1-2 दिन के लेवल्स हैं। ओके, 329 के टारगेट को 328 का कर दिया जाए बंसल जी का सम्मान करते हुए। ये है पूरा बंसल जी आपके बोलने पर 1 रुपये से हमने टारगेट घटाया है। आमतौर पर बढ़ाने की कहते हैं, लेकिन बंसल जी मेरी फेवर में ज़्यादा रहता है। 328 335 ये सारे टारगेट्स के लिए करें खरीदारी, ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। श्रीराम प्रॉपर्टीज, पहले कंपनी के बारे में बता दूं, जाने पहचाना जो श्रीराम ग्रुप है उसी की एक ये कंपनी है, इसी ग्रुप की, जो दक्षिण भारत का बड़ा फेमस है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी यूनियन और वो सारी जो कंपनियां हैं उसी ग्रुप की ये हिस्सा है। मार्च 2020 में चेन्नई से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इस वक्त दक्षिण भारत में स्पेशली चेन्नई और बेंगलोर में ये कंपनी बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियों में गिनी जाती है। और फोकस जो कंपनी का है वो मिड सेगमेंट में है, यानी कि जो कम महंगे वाले घर होते हैं या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले जो घर होते हैं, जहाँ 20-30 लाख से लेकर 60-70 लाख रुपए तक के जो घर बनते हैं, उनमें कंपनी का फोकस है। और अब तक करीबन 47 मिलियन स्क्वायर फीट, यानी कि आप समझ लीजिए कितना, 4.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा की कंस्ट्रक्शन कर चुकी है कंपनी और 35 प्रोजेक्ट से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है कंपनी का। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करें उससे पहले जल्दी से एक बार मैं आपको बता दूँ इशू की डिटेल्स। इशू आज से खुला है, ये तो आपको पता ही, सुबह हमने बात की भी थी। 125 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और इशू प्राइस जो है वो देखकर आपको अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद कोई छोटी प्राइस का इशू आता दिख रहा है। 113 से 118, न सिर्फ प्राइस छोटी है बल्कि साइज भी छोटी है। इशू की पूरी साइज है कुल मिलाकर 600 करोड़, जिसमें 350 करोड़ तो है ऑफर फॉर सेल और 250 करोड़ का नया इशू है, फ्रेश इशू है, जो कंपनी के पास पैसे जाएंगे। और हायर बैंड पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी छोटा है, 2000 करोड़ का। तो एक छोटी साइज का कंपनी और छोटी साइज का इशू बाजार में खुलने की तैयारी में। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मिस्टर मुरली एम, जो कंपनी के प्रमोटर हैं। IIM बेंगलोर से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन फास्ट ट्रैक जनरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम आप पूरा कर चुके हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी और मैसाचुसेट्स से भी आपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की पढ़ाई की है। 20 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका, मुरली साहब का, इस बिजनेस का। आप चेयरमैन भी हैं और MD भी हैं इस कंपनी के। और दूसरे मेहमान हमारे साथ जो हैं वो ग्रुप CFO भी हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, और वह हैं गोपाल कृष्णन जे साहब, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी से BSc और मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी से MBA कर चुके हैं। फाइनेंस, M&A, डेट, इक्विटी, कैपिटल मार्केट, डेट फाइनेंसिंग का आपको लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है और पहले काफ़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर आप काम कर चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार। मैं आपसे हिंदी में सवाल पूछूंगा। इन केस you don't understand and if you want me to repeat the question in English, please do so, and you are be comfortable in answering the question whether in Hindi or English, whatever you are comfortable, sir. So first of all, thank you so much for taking your time out for Z Business. पहला सवाल सर मेरा ये है कि जी मुरली सर, आपसे सवाल है, अपना बिजनेस मॉडल समझाइए। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैं देख रहा हूँ 431 करोड़ का रेवेन्यू है, राइट? इस रेवेन्यू में किस किस बिजनेस सेगमेंट का किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, वो जरा बताएं सर। Shriram Properties is part of Shriram Group. Right from the day one, we have focused on asset-light model and focused on mid-market and affordable housing. Started from South India. Today, we have presence in South India plus Calcutta. These are the markets we are present today. As you know that because of the consolidation story, last 3 years we have been doing a good sales volume. Last 3 years we have done about 3 to 3.5 million square foot of pre-sales volume consistently.
while organization has been built for a capacity about 5 to 6 million square feet. So as you know that consolidation is helping us to scale up in the market, and trusted, branded, large player like us, there is a tremendous potential for growth. As you know that demand has been increasing, particularly on the mid-market and affordable housing segment across India. And the government of India also has set their eyes on providing housing for all. So there is a lot of support coming up from government in making sure that this industry is doing well. वंडरफुल सो इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, आप दो तरह का बिजनेस है. एक, आप खुद अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लैंड लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करते हैं उसमें, और आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं. दूसरा बिजनेस आपका है कि आप कंसल्टेंसी करते हैं. कोई अगर प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको पूरी तरह से आप कंसल्टेंसी करते हैं. वहाँ पर आपका कैपिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टाइज है, जो आपकी सर्विसेज है, उसके लिए चार्ज करते हैं. मुरली सर, एम आई करेक्ट? First concept what you said is right. Second one, it is not consultancy. We undertake to do the entire development management end to end. It is development is done by us end to end directly. Only the land is not bought by us. We don't invest on the land in the second model what you have mentioned. Whereas we undertake to do the entire development. It is Shriram Properties project, and we are responsible for delivery to the customers. Except the land is not bought by us. Land is owned by somebody else. And it is as good as our own project. So that's the biggest advantage. Okay. So in one segment, on one side, when you enter into JV or development, you own land also. On the other side, you don't own land. Fine. Aja, Gopal Krishnan sir. There are चार model. Yeah, please. अपना land एक ही model. दूसरा model दूसरा जमीन joint development में develop करो. थर्ड मॉडल थर्ड पार्टी इक्विटी इन्वेस्टर पार्टनरशिप के लिए. थर्ड मॉडल जॉइंट वेंचर करो. फोर्थ मॉडल इज डेवलपमेंट मैनेजमेंट मॉडल, वेयर यू डोंट ओन द लैंड, जमीन दूसरा के लिए, बट वी डू द एंटायर डेवलपमेंट अंडर श्रीराम प्रॉपर्टीज ब्रांड, एंड वी अंडरटेक टू डू द एंटायर डेवलपमेंट ऑन आवर ओन, बट लैंड इज held by somebody else. That's the only difference. So that model is increasing because of various opportunities. One big opportunity is consolidation, which is helping only top trusted large branded developers to sell. So hence that's a bigger opportunity for us. As you've seen that, a lot of NBFCs and financial institutions got stuck with the real estate investment in the last 7-8 years. So all those opportunities are coming to big branded, trusted players like us for development. So it's a win-win situation for the landowning companies or landowning institutions, or the NBFCs or financial institutions supported in the past. So it's a winning situation for them. It's a winning situation for us also. Without investing onto the land, we have been able to do the entire development of the project. Land is on the balance sheet, rest all on our balance sheet. It's a scalable model. It's a win-win situation for both. We have Mr. Gopal Krishnan also. He's a group CFO. Gopal Krishnan sir, margins. Financial year 2019 में margins था only 1%, which came to 5.3% in 2020, and now in 2021 it is more than almost 12%. What is the reason that margin has increased so much and so fast? I think if you have to look at our margins, not on isolated basis, as an overall company, if you look at EBITDA margins, FY21 was 24%, FY21 first half, FY22 first half is also around the same number, around the same percentage. Historically, we have been operating at 1.5 million square foot of annual sales volume. So the company was relatively small at that time. We have ramped up over the last 2-3 years into a 3.5 million square feet on an annual sales basis. As you know, real estate companies can recognize revenue only when you complete and hand over, not when you sell. And therefore, there's a time lag between when you sell and when you recognize revenue. That mismatch is actually carrying through, especially when you're in a ramp-up stage. In a more stable company, the sales volume and delivery volume will be more or less same in a year, and therefore they don't have this mismatch. We have grown from a million and a half square feet to 3.5 million square feet in the last 3 years, and therefore that mismatch is glaring for the last couple of years.
And we believe that phase is behind us. Today we are in a steady state, 3.5 million square feet, and therefore we will have a very stable operating margin as we go along. ओके परफेक्ट सो गोपाल कृष्णन सर, जो मैं देख रहा हूँ आपकी बैलेंस शीट में 385 करोड़ इज लाइंग एज अनबिल्ड रेवेन्यू, राइट, एंड अदर रिसीवेबल्स. सो ये अनबिल्ड रेवेन्यू, इज इट द सेल्स विच इज कमिंग टू कम नाउ नेक्स्ट? कैन यू टेल मी about what this exactly 385 crore is? These are revenues to be, this is a customer collection that has to happen. Okay. These are milestone. As you know, when when customer comes to book for flats with us, they make it to advance, and then as the construction progresses, we start billing them, right? So some of the, when your construction is exceeding, progressing faster than your billing, we have not yet reached the milestone, and therefore this will remain in our books as an unbilled revenue. They will get billed as and when the milestone is reached, and then the customer starts paying for it. All the billings that we do on construction collections we make will remain in our balance sheet, not in P&L. Will remain in balance sheet as the customer advance. Whatever we constructed will remain the working capital, work in progress, and the capital work in progress. When the project is completed, registered, and handed over to the customer, then we start recognizing revenue. That's when it comes to revenue. So when you see the revenue for FY 2021 Asta, there are projects that were launched and sold 3 years ago, and they are now coming up for completion and handover, and therefore recognizing. When Murali said we have ramped up to 3.5 million every year now, those projects are under construction right now. Nearly half of, as a project, as a portfolio as a whole, we must be halfway through the construction. So over the next 2 years or 3 years, these will come for completion and handover. Then we'll start recognizing the revenue from these 10 million square feet that we sold over the last 3 years. That's how the real estate sector works. It's not unique to us. It is common for entire residential space. It's accounting standard 115. Absolutely fair, sir. I understood. Murali sir, offer for sale is 350 crores, right? Who is selling? Is Shriram Group or promoters are selling in this offer for sale, or some other investors? Promoters are not selling anything. We decided to stay here for longer period of time. Our 350 crore के लिए existing investors, Tata Capital, TPG, Starwood Capital, Walton Street Capital, चारों proportionate shareholding तरफ they are selling this, I mean, second. But sir, I'm sure in all Shriram Group companies which are listed, your post-issue capital holding of promoters is almost 28%, right? It is on much lower side. Are you comfortable with such low holding, or you intend to increase post listing by way of warrants, preferential, or something like that? Because I understand that Shriram Group keeps promoter holding at much higher levels, right? Shriram Group as the policy, I mean, it is not that we are trustees for any business. It is not important to own 100%. It is Mr. Jayarajan's philosophy. So here in this business also, whether we want 28% or 80%, our commitment to the business remains the same. And we, I mean, act as a trustee for the entire enterprise. 29% will be around close to 29% will be the post issue, and we continue to hold this for some time. Sir, one last question is, just want to understand your growth prospects. What kind of projects, Murali sir, you are having in hand? कितना और construction कर रहे हैं? कब complete होगा? Whatever you can disclose according to prospectus, please let us know, sir. As you know that we have got the portfolio of about 47 million square feet today, mainly coming from these 5 cities, but majority coming from Bangalore, Chennai, and Kolkata. So these 3 cities provide the maximum number. Again, the mid-market and the affordable housing segment, that's where our focus is going to be. As I said earlier, we have built the capacity to do about 5 to 6 million square feet of pre-sale year on year. Last week, the strategy was decided about 3 years ago, and constantly last 2 3 years we have done about 3.5 million square feet of pre-sales. We believe market provides a tremendous opportunity for growth, particularly on the mid-market and the affordable housing segment. In the markets where we operate, there is a good potential, and according to our estimate, mid-market and affordable housing, demand is likely to stay for next 10 to 20 years. So due to several reasons, one is the growing urbanization, growing middle class population, and people are becoming wealthier, and all that. I mean, and COVID has really helped on one area, right? It has put people into a lot of difficulties.
COVID has helped in one area. People were, driven back to basics. People have understood what is our Indian family value systems. So all that has helped in increasing the demand for the homes. So we expect the demand for mid-market and affordable housing segment to continue and stay longer in the entire country. So just to supplement, if I can. Please. Yeah. So overall, we have 47 million square feet of development pipeline. About 20 odd million square feet is ongoing projects. The rest will be projects that are getting ready for launch and sale. Out of all the launched projects, we have sold almost 85% of the project already. Only 15% of the launched projects are to be sold. Simple philosophy. Within the first quarter of formal launch of any project, we should sell at least 30-40% of the project inventory. So it will be de-risk. We have successfully established what we call is sales at launch. It's a total sales done in the first 90 days of formal launch. We have maintained 35 to 40% ratio for last couple of years. That gives us a very good comfort that the project is de-risked. So these projects are spread between Bangalore, Chennai, and Kolkata. They will feed growth. And as Murali said, we are running at a quarterly run rate of 1 million square feet currently. And therefore, these existing inventory should help us sustain the growth momentum as we go through. तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा टॉप मैनेजमेंट श्रीराम प्रॉपर्टीज का. थैंक यू सो मच मुरली सर, थैंक यू सो मच गोपाल कृष्णन सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर IPO. होप इट वुड हैव ए रोरिंग सक्सेस फॉर बोथ ऑफ यू एंड फॉर योर शेयर होल्डर्स एज वेल. तो आज से खुला है श्रीराम प्रॉपर्टीज का IPO और दीप राय मेरी कल सुबह के लिए रिजर्व कर ली क्योंकि 2:30 बज चुके हैं. आशु सर इंतजार कर रहे हैं, किरण जी से बातचीत नहीं है. उधर फोन लाइन पर सेठी जी भी तैयार बैठे हैं. सो मैं सुबह आपके लिए प्लीज कल सुबह पक्का रेडी. अब तो मैनेजमेंट से बात कर लिया तो थिंग्स आर क्लियर. बिजनेस मॉडल को लेकर मुझे कुछ चीजें समझनी थी. आइए आशु सर के लिए एक बार बिगुल स्विंग के सुल्तान आशुमरान ले लेते हैं उनकी स्प्रेड स्ट्रेटेजी. गुड आफ्टरनून आशु सर, बताएं. अनिल जी, कोई स्प्रेड फ्रेश नहीं है. जो 17,300-500 का था उसने जैकपॉट हिट कर लिया है. एक हमने सुबह बेस स्प्रेड 17,400-300 दिया था अनिल जी, उसमें 5-7 रुपए का लॉस है. अभी चलने देंगे हम कल तक. वो हमारा जीरो या हीरो स्प्रेड है. और अनिल जी, जो मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था बिल्कुल इन लाइन विद वो है. क्लाइंट्स को कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टॉक्स अब ये 17,500-600 जो ऐसा लेवल आ गया है, स्टॉक्स ने अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया. इंडेक्स ने तो शॉर्ट कवरिंग, और जो आपने सुबह डेटा बताया था परफेक्ट था कि जो ये कॉल्स शॉर्ट कर दिए हैं वो कॉल्स की शॉर्ट कवरिंग हुई है. तो आई थिंक काफी कवरिंग तो अनिल जी हो चुकी है और भी एक बाउट कल आ सकता है. थोड़ा मतलब कहना मुश्किल है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में अनिल जी स्टॉक्स हल्के करने चाहिए. अभी आपने ग्रैनुअल की कॉल दी अनिल जी, हमने पुराना ग्रैनुअल लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि वो भाव आ जाएगा, ज्यादा ऊपर का नहीं है. और एक आपसे रिक्वेस्ट थी अनिल जी, एक लॉरस भी चलवा दीजिए आप. सेठी साहब मतलब सुमित कितनी बार मतलब कॉल मतलब दी भी है इन्होंने, लेकिन अनिल जी अब जैसे ग्रैनुअल आपने चलवाया है, एक लॉरस की रिक्वेस्ट है अनिल जी, वो पुराना फंसा हुआ है वो भी निकाल दीजिए. हैविंग सेड दैट अनिल जी, हम एक्सचेंजेस की भी बात करें तो MCX मैं ये कह रहा हूँ आशीष साहब, आपकी गलतफहमी दूर करने का मेरा मन तो नहीं हो रहा, लेकिन करना जरूरी कि काश मेरे बोलने से ही सब चल जाते हैं तो मेरा कॉल तो कोई स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता. लेकिन ये तो देखिए मार्केट है. अप्रैल मई में कोई भी कुछ भी बोलता था तो सब कुछ चलता था, और नवंबर में दिसंबर में सब कुछ कितने जोर लगा ले कुछ नहीं चलता. सो मार्केट के आगे हम सब ठीक है चल जाता है. हम क्रेडिट ले रहे थे, हमने बोला था. बाकी तो बाजार ही है जो स्टॉक चल रहे हैं, नहीं तो उल्टा करके देख के बोल के देख लें. बताएं सर, एक्सचेंजेस पर कुछ आप राय दे रहे थे. मैं अनिल जी एक्सचेंजेस की बात कर रहा था कि मैं अनिल जी जैसे पिछले महीने का क्लाइंट्स के पास MCX 2000 का पड़ा हुआ है, 1600 से 1700 हुआ है. तो अनिल जी ऑल सेड एंड डन मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अटके हुए हैं, और मेरा मानना यह है कि अनिल जी की ये जो मूव्स आ रही हैं इसमें हेज बढ़ाना चाहिए या किसी तरह से बुक करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए. बाकी अनिल जी बिल्कुल ट्रेडिंग मार्केट है. 16,900 पिछले 2 दिन पहले दीपांशु से बात हुई थी कि वो आखिरी पड़ाव है, अगर वो टूटा तो खराब होगा, नहीं तो बाउंस बैक आ सकता है. बाउंस बैक
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है डेफिनेटली, क्योंकि शार्प शॉर्ट कवरिंग आई है और अगेन डिसिप्लिन एनर्जी 17,500-600 बैंड आ गया है कि इसमें जब तक, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्रॉस नहीं करता, नई चीजें नया नहीं बनता, पुरानी आउटस्टैंडिंग हल्की नहीं होती, तो एनर्जी उसके बेसिस पे रिव्यू करेंगे। बट अभी कोशिश है कि जो स्टॉक्स हैं हल्के करने चाहिए, एनर्जी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। तो अब पोजीशंस हल्की करिए, मुनाफा थोड़ा बुक करिए, वापस एंट्री का मौका आपको जरूर मिलेगा। आइए, जय भी है हमारे साथ तैयार, बिगुल के साथ करते हैं स्वागत जय ठक्कर का। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है। जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मुझे भी एक फार्मा पसंद है, अभी सचिन ने एक दिया, मुझे पसंद है लुपिन, 80 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, करीब अभी आपको 27 रुपए 75 पैसे पे मिलेगा, 27.75, इसको खरीद कर चले दीपांशु। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड प्लेस करना होगा 20 रुपए पर एग्जैक्ट, 20 का एक स्टॉप लॉस होगा दीपांशु। यहाँ पे आपके जो फर्स्ट टारगेट्स बनेंगे दैट वुड बी 38 एंड सेकंड टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 44.60। सो 38 एंड 44.60 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे लुपिन का 880 का कॉल। औरोबिंदो फार्मा पे तो दीप मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, उसके तो सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, इनफैक्ट थैंक्स टू सचिन एज वेल। आई मीन आई थिंक राकेश जी और कुणाल जी ने भी वही दिया है औरो फार्मा। सो वहां पे तो तेजी बनेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लुपिन भी काफी ओवर सोल्ड है। वहां पे जो पैटर्न फॉर्म हुआ है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी एक शार्प अप मूव 930 रुपए तक के लेवल्स तक हमें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये आपके लिए राय है ल्यूपिन के कॉल ऑप्शन खरीदने की। फार्मा शेयरों में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है, तेजी बेहतरीन होती हुई दिख रही है, यहीं पर करिएगा फोकस करते हैं आपके बेहतरीन कॉल्स पर। और साहब तो मुझे याद आ रहे हैं एक और स्टॉक की वजह से जो मैं बताऊंगा, पहले बिगुल बजाइए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको याद कर रहा था, देवयानी इंटरनेशनल के लिए गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। क्यों जिस दिन मैं नहीं होता उसी दिन आप ज्यादा अच्छे कॉल देते हो, ऐसा कुछ जरूर ऐसा सिस्टम में कुछ? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, ये स्टॉक तो मैंने जिस प्रोग्राम में दिया उसमें आप होते ही नहीं हो। कल शाम को बाजार आज और कल ये प्रोग्राम आपका, अच्छा शाम वाले में दिया था। हाँ, पॉपुलर प्रोग्राम है, उसमें मैंने इंट्राडे पिक के लिए कल 160 के लेवल पे, जो कि आज सुबह अवेलेबल भी था उसी लेवल पे, उस लेवल पे इसको रिकमेंड किया और आज 180 14-15% के रिटर्न, इसमें 14% 15% ये स्टॉक बढ़ा था। अभी मेरे सामने नहीं है, बट अच्छा कर रहा होगा ये स्टॉक। नहीं बिल्कुल अच्छा कर रहा, मतलब इसको अच्छा थोड़ी बोलते हैं सर, इसको तो बहुत अच्छा 10%। माय गॉड, टारगेट भी छोटे दिए जिस सेठी साहब ने 170 के 177। हमारे तो कैसा होता है सेठी साहब, टारगेट टच वापस आया था, आपके टारगेट भी छप्पर फाड़ के निकलता है। बताएं सर आज क्या इरादा है? अनिल जी, आज भी 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि अगले वीक या कल के बाद अगर 17,600 निकल गया तो फिर कैश मार्केट के स्टॉक ही देखने हैं। तो मुझे लगता है अपना टाइम आएगा। आपका हमेशा रहता है सर टाइम, और बाय द वे वैसे नहीं आए तो टिकट मुझ पे फाड़ ही देना आप कि आपने ही बोला था। बताइए सर क्या क्या खरीदेंगे? नहीं अनिल जी, नहीं ऐसी नौबत नहीं आएगी अनिल जी, क्योंकि बाजार स्टेबल होने चाहिए। स्टॉक्स तो उसमें भी निकलते हैं और अच्छे करते हैं। बाजार में कार्नेज नहीं हो या एक क्रैश जैसा, पैनिक जैसा माहौल नहीं हो, तो स्टॉक्स अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है तो परफॉर्म करते हैं बाजार में। बाकी अनिल जी, आज जो मेरा पहला स्टॉक है वो एक इंफ्रा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी 281 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जो कि रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो स्पेंड चल रहा है सरकार का, और उसके बाद फास्टैग के सीरियस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो ये रोड वाली कंपनीज है, इनके जो टोल करेक्शन है उसमें भी बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के है 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का, डेट इक्विटी रेशियो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सेक्टर में, इस सेक्टर में 0.37 का डेट इक्विटी रेशियो, जो कि इन्होंने कम किया। पिछले साल 0.53 था। पिछले 3 साल का पैट का क्या कर रहा है 28%। और सबसे अच्छी बात है FIS DIS का भी पूरा भरोसा है इस स्टॉक पे, 38.2% इसमें ओन करते हैं, जिसमें
सभी फंड्स है, HDFC, DSP, निपॉन, SBI, ICICI, L&T, फ्रैंकलिन। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 280 के लेवल पे ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे खरीदारी करें। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 295 रुपए का, स्टॉप लॉस छोटा 275 रुपए का। का स्टॉप लॉस 295 का टारगेट, खरीदारी करनी है KNR कंस्ट्रक्शन। दूसरी कॉल सिटी साहब। दूसरा स्टॉक दीपांशु, मेरा ऐसा स्टॉक है जो मैं रिपीटेटिव हो रहा हूँ। स्टॉक का नाम है NCL इंडस्ट्री। नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड के नाम से पहले कंपनी जानी जाती थी। कई बार मैंने इस स्टॉक को निचले लेवल से रिकमेंड किया है और ये स्टॉक ने, मैंने ओरिजिनली इसको 130-40 के लेवल पर रिकमेंड किया था और उसके बाद हमने देखा जो तेजी बनी उसमें 304 तक के हाईज लगाए, फिर वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर आज 220 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल है स्टॉक में वापस एंट्री करने का। ये कंपनी नागार्जुना सीमेंट के नाम से सीमेंट की एक प्लेयर है साउथ इंडिया में। 2.7 मिलियन टन की कैपेसिटी है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में भी काफी प्रेजेंट है, स्ट्रांग है। और इनके एक जर्मनी की कंपनी के साथ बाइडन बोर्ड के लिए टाई अप है, वो भी अच्छा कर रहा है। फिर आपके UPVC विंडोज, रेडीमेड डोर्स, ये सब भी बनाती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 7-8 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड में 2.5% ओन करती है और प्रोमोटर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदे, 220 के आसपास, 235 का टारगेट, 215 का छोटा स्टॉप लॉस। और अनिल जी एक और काम करना, अनिल जी एक F&O का भी स्टॉक देना है, अगर टाइम परमिटिंग कंटिन्यू करूं, अदरवाइज आप वापस आते हैं तो करता टाइम 3:30 बजे तक का है, आप कभी भी दे सकते हैं सर। नहीं तो मैं तो रेडी हूँ अनिल जी, रेडी हूँ। स्टॉक भाग नहीं जाए इसलिए अभी दे रहा हूं। अरे ना स्टॉक को भागने देंगे ना आपको भागने देंगे। बिगुल वापस से चाहिए, इसी में काम चल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा अनिल जी। बिल्कुल बताइए, जल्दी से बिना बिगुल बजाए तब तक भाग जाए तो आप दे दीजिए सर। अनिल जी जो F&O स्पेस का स्टॉक है वो एक फार्मा स्टॉक है। जिस तरह से थोड़ी देर पहले आपने ग्रेव्स रिकमेंड किया, राकेश जी, कुणाल जी ने भी ओरो फार्मा रिकमेंड किया, फिर ल्यूपिन भी शायद किसी ने रिकमेंड किया था, ल्यूपिन नाम भूल रहा हूँ। तो मुझे लगता है ग्लेनमार्क फार्मा के दिसंबर फ्यूचर्स जो कि अभी 507-508 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत दिनों की गिरावट के बाद आज ये स्टॉक वापस से चलना शुरू हुआ है और मुझे लगता है बिल्कुल तैयार है एक अच्छी खासी तेजी करने के लिए। इस स्टॉक में इस लेवल पे खरीदे और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 530 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 495 रुपए। तो 530 का टारगेट, 495 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क में करें खरीदारी, NCL इंडस्ट्रीज और KNR कंस्ट्रक्शंस। 3 स्टॉक सेठी साहब की तरफ से आज एक एक्स्ट्रा बोनस पिक है बाजार के दमदार एक्शन को देखते हुए। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए कुछ और कॉल्स भी हैं तैयार बिगुल किरण जी के लिए। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक में काफ़ी अच्छी रुझान देखने को मिल रही है और मुझे अच्छा लग रहा है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अभी इमीडिएटली बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 492 का रहेगा फ्यूचर्स के हिसाब से और टारगेट्स के लिए कल सवेरे तक आपको लगभग 508 और 510 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। वहां पे रिव्यू लेना चाहिए। जो करेक्शन होना था वो हो चुका है। परसों का मेरा शॉर्ट कॉल था, उसका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक था, वो ट्रिगर हो चुका है और वापस एक बार ट्रेंड रिज्यूम करते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स को आपको बाय एंड होल्ड करना चाहिए और पोजिशनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक कैपेसिटी रखता है 525 के टारगेट्स के लिए। एक हफ्ते का वक्त देना चाहिए, 525 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो 525 पोजिशनल बेसिस पर फिलहाल 510 तक के ट्रेडिंग टारगेट्स आपके लिए तैयार हैं। टाटा मोटर्स भी मोमेंटम में आ रहा है। चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर 2 स्टॉक के सेटअप डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक जो मैंने चूज किया था वो वहाँ पर ऑलमोस्ट 125 पॉइंट की रैली ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि कतार काफ़ी लंबी थी। स्टॉक का नाम है मारुति एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने एक इम्पल्सिव वेव अनलॉक की है, क्लियरली यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अराउंड 7850 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी ही चाहिए। इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है आज के सत्र के लिए एटलीस्ट होगा अराउंड 7660 का। पोजिशनल टारगेट होगा 7850 का। थोड़े से अगर डिक्लाइन मिलते हैं 7450 7455 के आसपास अगर आते हैं तो रिवॉर्ड तो रिस्क और बेहतरीन होना चाहिए।
स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 7330 पे एंड खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। जो सेकंड कॉल है वो है कैश सेगमेंट का गति, जिसे हमने काफ़ी बार एसपीएल मिड कैप शो में कवर किया है, कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंड किया हुआ है। तो 160 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, लगभग अराउंड 175 के स्विंग्स इमीडिएट बेसिस पे बनने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 155 पे एंड खरीदारी करनी है गति लिमिटेड। ओके, तो 155 के स्टॉप लॉस के साथ गति और साथ ही 7330 स्टॉप लॉस के साथ मारुति। दो कॉल सचिन जी की तरफ से। पर आइए बाजार में क्या करना है इस दमदार एक्शन में जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, बढ़िया तेजी के बाजार में ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सहारा है। डाउ फ्यूचर्स 60-65 पॉइंट्स ऊपर है। 2 दिनों में डाउ 1150 पॉइंट्स की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। नैस्डैक फ्यूचर्स जहां पर कल 3% का उछाल था, मार्च के बाद से सबसे अच्छा दिन, आज आधा % ऊपर है। यूरोप के बाजार उतनी तेजी नहीं दिखा रहे जितनी बाकी ग्लोबल मार्केट्स में, बट आधे % तक के ऊपर यूरोप के बाजार में है। जर्मनी थोड़ा कमजोर है और एशिया में भी हमने अच्छा एक्शन देखा था। तो ग्लोबल क्यूज तो पूरे सपोर्टिव है। मैंने सुना ही नहीं हमारे पास कई एक्शन इधर ही काम का है सब जो है दीप। बताइए। दो ही चीज काम की, जो एक सुबह पता चलेगी यार क्या एफआई आज क्या करते हैं। बिल्कुल, अभी तक स्क्रीन देखकर लग रहा है कि खरीद रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं वो पता नहीं जी, वो एक रिस्क है जी। बाकी ग्लोबल की कोई खास रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जो सुबह दिख रहा था ना डेटा में, वो अभी भी दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा कम हुआ है। पुट कॉल रेशियो 0.97 से 1.25, लेकिन ओवरबॉट नहीं हुआ है और दिन के अंत तक थोड़ा कम हो जाएगा। सबसे बढ़िया चीज क्या दिख रही कि ऐसा लग रहा है 17,400 के नीचे बंद नहीं होगा आज। ओके, तो क्लोजिंग के लिए आपके पास 50-60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है, कुशन है। 17,350 17,400 आज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया और बंद 17,400 के ऊपर होगा। क्यों? 17,400 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन गया। देखो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 17,400 पर आया, एक ही दिन में 400 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल, ठीक है ना। सो वहां 74 लाख शेयर, 74 लाख शेयर, उसमें से 70 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। तो जबरदस्त पुट राइटिंग 17,400 पर हुई, तो तेजी करने वाले उसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे जी। होल्ड क्यों होगा उसका एक और रीजन है। 17,400 के कॉल्स पर अभी भी 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट खड़े हुए हैं अभी। तब जैसे 17,400 के नजदीक आएंगे ये कॉल राइटर्स तो समझते हैं कि हम गलती कर दी, अब काट ही लेना चाहिए। चलो मान लो ये ना भी समझे, तो 17,400 के नीचे जिन लोगों ने कॉल बेची वो 90 लाख शेयर है अभी भी। तो 17,400 पर ही, जैसे 17,400 के ऊपर है हम, तो सीधे 1,50,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है। अब बताओ नीचे कैसे आएगा? नहीं आने देंगे। 17,450 पे जी, 17,450 के ऊपर आते 1,80,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है अभी भी। और अगर 17,500 पार कर लिया तो 2,45,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट होंगे। गिरने ही नहीं वाला फिर। कहां से गिरेगा? नहीं गिरेगा, डेटा है इसीलिए। कल एक्सपायरी इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। काटेंगे, हम कब काटेंगे? 3:30 बजे कटेंगे, कल सुबह कटेंगे, कल 3:30 बजे कटेंगे, वो तो भगवान जाने। लेकिन अब अभी तक तो जो सिचुएशन है, कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं अच्छे वास्ते। और सुबह इसीलिए एक ही चीज का कॉन्फिडेंस अदीप कि बाकी सब ठीक है, बाकी माहौल ठीक है। तो ये जो कॉल राइटिंग तगड़ी हुई ना, ये सारे कॉल राइटर्स कल और आज में ट्रैप हो गए, भयंकर ट्रैप हुए। तो इसलिए पहला काम तो ये करें, फ्रेश कॉल ना बेचे जी, है ना। तो ये सबसे पहले जरूरी है। तो 17,450 के ऊपर भी 1,80,00,000 शेयर है। तो मेरा ये समझना, आप पहली चीज तो है कि 17,400 के नीचे बंद नहीं होंगे। अगर आखिरी 1 घंटे में 17,400 के नजदीक आपको मौका मिले, खरीदिए। 17,350 आए तो और खरीदिए, डन, डरिए मत। 17,350 आए तो और खरीदिए। अब कोई खबर कुछ ऐसी आ जाए वो मुझे नहीं पता, मैं डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ। डेटा मुझे 17,500 और उसके बाद 17,600 की तरफ जाने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। 3 टारगेट अब ऊपर के जो बनेंगे, 500 मतलब 10 एक पॉइंट अपने हिसाब से रख लो, 485, 490, 550 और 600, वहां पर रिव्यू करेंगे फिर क्या है। क्योंकि कॉल राइटर्स अभी तक बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, इसलिए ज्यादा नीचे की रिस्क कम है। अब आइए बैंक निफ्टी। 17,500 पर हल्की रुकावट है, 65 लाख शेयर है। तो बचे हुए समय के लिए 400-500 ये रेंज है। 500 के ऊपर निकले तो 100 पॉइंट की जगह बनेगी, 50 की आज ही, और 400 के नीचे गए तो 50 की आज ही, और टोटल 100 पॉइंट की जगह 300 से नीचे की मंदी रहेगी। बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर है, आप 37,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान आप रखिए। क्यों रखना है? 37,000 के पुट पर 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है दीप, जो हाईएस्ट है। तो आप उसके नीचे जाएंगे नहीं, ये इत्मीनान रखिए। और क्यों नहीं जाएंगे वो और बताता हूँ।
जिससे आप 37,000 के नजदीक आएंगे। 37,000 पे 19 लाख शेयरों का कॉल राइटर है, वो भी काटेगा। 37,100 पर है, वो भी काटने की कोशिश करेगा। अभी जब आप 37,300 के आसपास है, 37,300 पर दीप आप सोच सकते हैं कितने कॉल राइटर ट्रैप है। चलिए 37,300 को छोड़ दो, 37,200 के तो ऊपर है। 75 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है अभी भी कॉल राइटर्स। कैसे नीचे आएगा? नहीं आने देगा, नहीं आएगा। हर भाव से शॉर्ट है, सोचिए। तो ये रिस्क है। 37,500 पार कर लिया तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट पूरा आपको मिलेगा, इसलिए डरिए मत, नीचे में खरीदारी कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत 37,500 के आसपास रुक सकता है, थोड़ा बहुत 17,500 के आसपास रुक सकता है, लेकिन इन दो बड़े लेवल को अगर पार किया तो इस बार जोर से भागेगा। अभी तक कॉल की जो पोजीशन बनी उस हिसाब से दिख रहा है, ये दिख रहा है पोजीशन। बिल्कुल क्लियर है, जोर से भागने के लिए तैयार है बाजार इस समय, और डेटा बहुत मजबूत है। आइए, इस बीच विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं और उसके बाद कुणाल जी, राकेश जी भी देंगे अपनी एक पिक। तो विश्वेश जी के लिए एक बिगुल, विश्वेश का विशेष लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं। विश्वेश जी शो में है नहीं? हाँ, ओके, ओ अच्छा, बिगुल। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, देखिए बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ऐसा डिफिक्ट कर रहा है कि एक बड़ा मूव पेंडिंग है और ऑलरेडी हम नीचे से रिकवर कर गए। यानी कि मंडे के सेशन में निफ्टी का पीसीआर 0.5 था। निफ्टी का 0.5 का पीसीआर मतलब कि एक्सेसिव कॉल राइटिंग थी, और बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 0.5 था। आज अनिल जी जो आपने डेटा तो सम अप कर ही दिया है, मुझे लगता है कि बहुत बुरे से ट्रैप हुए हैं कॉल राइटर, स्पेशली 37,000 जहां पे अभी भी 15 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम आर्ली चार्ट पे कंफर्म हो चुका है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का 37,800 का टारगेट आता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 37,000 का कॉल ऑप्शन 360 के पास मिल रहा है, और आज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 320 के आसपास है। मुझे लगता है 360-320 की रेंज में अक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे एक 250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। मुझे लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी कल तक 37,700 की हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ से 500 पॉइंट की तेजी है, तो उस लिहाज से 37,700 के कॉल ऑप्शन की प्राइस 700 रुपए बनती है। तो डबल के टारगेट के लिए मुझे लगता है 37,700 का 37,000 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। अनिल जी, जो आप कॉल ऑप्शन राइटर का जो डेटा बता रहे थे वो एग्जैक्ट है, और अभी थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी इसीलिए प्रेशर में है क्योंकि पिछले 15-20 मिनट में कोटक बैंक 55 to 25 है। तो मुझे लगता है कुछ इंस्टीट्यूशनल बेस्ड सेलिंग यहाँ पे पेंडिंग है, जिसकी वजह से नीचे आ रहा है। लेकिन कल हमने HDFC बैंक दिया था क्लोजिंग में, वहां से वो 20 रुपए है, और मुझे लगता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर HDFC बैंक का एटलीस्ट 50 रुपए का मूव दे रहा है। सो बैंक निफ्टी विल मूव, HDFC बैंक विल लीड, और कॉल राइटर विल गिव द फ्यूल टू द मूव। सो बैंक निफ्टी का 37,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए में तैयार है ऊपर ले जाने के लिए। और विश्वेश जी के बाद शायद जय भी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं, लेकिन जय से भी एक कॉल लेना है। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल कुणाल जी, राकेश जी के लिए जी, और साथ ही वसीम साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में रहो। कुणाल जी, राकेश जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है चंबल फर्टिलाइजर पर। जो टेक्निकल पैटर्न चंबल फर्टिलाइजर का है, आराम से ब्रेकआउट देने के बाद रिलैक्स कर रहा है और ये स्टॉक एक ब्लास्ट करने के लिए रेडी है। तो चंबल पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बहुत ही शानदार चार्ट सेटअप है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 400 रुपए के ऊपर चंबल निकला है, और अब जो इसके लिए पड़ाव है वो सीधा 440 का है। तो यहां से 10% का स्ट्रेट रन आपको चंबल में देखने को मिल सकता है। इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखें 404 रुपए पर, 404 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 425 रुपए का, और इवेंचुअल टारगेट होगा 435 रुपए का। तो 425, 435 के टारगेट के लिए चंबल में खरीदारी करें। चलिए, तो चंबल फर्टिलाइजर में करें खरीदारी, ये राय है कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से। बिगुल बसीन साहब के लिए करते हैं उनका भी स्वागत। नमस्कार सर, स्वागत है बसीन साहब। बताएं सर, एक बार तो पहले अपडेट और साथ ही आउटलुक भी। मेरे ख्याल से सुबह आपने दोनों अदानी ग्रुप के शेयर दिए थे। बताएं सर क्या अपडेट है, और अब एक बार बाजार का आउटलुक भी। तो अनिल जी, घोड़ा निकल चुका अस्तबल से, और मैं आपको 3-4 दिन से कह रहा था ये घबराहट में लीजिए। मुझे कोई अचंबा नहीं कि 39,000 बैंक निफ्टी जा रहा है। बैंक निफ्टी वाज द फर्स्ट टू फॉल एंड नाउ इज द फर्स्ट टू स्टार्ट टू राइज। तो बैंक्स में बहुत पॉजिटिव हूँ, और ऑटो, सीमेंट, आई मीन द होल मार्केट इज लुकिंग वेरी गुड। तो 18,000 एक नंबर है जो बहुत जल्दी आ सकता है। 31 दिसंबर से पहले आपको टारगेट दे रखा है, कायम है उस पे।
और दूसरी बात, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट की तेजी आपके सामने आ गई 2 दिन में। अपडेट दे दूं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, टाटा स्टील, सेल, बीएल कश्यप, एबी कैपिटल, यूनियन बैंक, आरबीएल सारे अपने अपने टारगेट से वो ऊपर होके चले गए। सुबह अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइज दिया था। अडानी पोर्ट 751 वाला 767 बिक गया और अडानी एंटरप्राइज 1695 वाला 1730। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक करे। अब 2 नहीं 3 बाइंग कॉल हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बहुत बढ़िया सर, बताएं तीनों ही एफएनओ के हैं या कैश स्टॉक भी हैं कुछ? नहीं, एफएनओ के हैं सर। अभी तो तेजी शुरू हुई है तो एफएनओ में ही पैसा कमाए ना। लीवरेज वाले को तो मौका ढूंढ रहा था। 17,500 हो गया अभी निफ्टी, अब तो 18,000 की वेट है। तो आज का तो पहला बाय है सर, जो मेरा फेवरेट है, मैं इसलिए 3 दे रहा हूं क्योंकि उसमें भाव बढ़ चुका है। 16,550 से 16,600 में लेना था बॉश, 16,100 का स्टॉप लॉस, इसका 17,250 का टारगेट। देखिए ऑटो में सबसे बढ़िया प्ले होएगा बॉश, बिकॉज अब उनकी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जारी है। भाव बढ़ चुका है 100 रुपए से, तो आप थोड़ा सा इसमें ये लेके चलिए मार्जिन के जो भाव मैंने दिया मेरे भाव से 125 रुपए ऊपर है। दूसरा बाय है सर, जो मुझे बैंकिंग में सबसे पसंद है पीएसयूज में, वो है पीएनबी। सबसे अच्छे नंबर अब आएंगे, उसकी किताब क्लीन हो गई है। 39 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 38, 40 to 50 का टारगेट। और तीसरा है जो अब आउट परफॉर्म करेगा, सीमेंट में जो वीकनेस थी नंबर्स की वजह से हो गई, रीओपनिंग इज ह्यूज और अंबुजा गिव्स यू द बेस्ट एंट्री पॉइंट। 378 में लीजिए, 371 का स्टॉप लॉस, 388 का टारगेट। तो 3 बाय कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। पहला है बॉश जो 16,500-600 की रेंज में आपको खरीदना है, और दूसरा है आपके लिए बैंक पीएनबी जो 42 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए आपको खरीदना है। 39 रुपये के आसपास लीजिए, 38 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। और तीसरा है अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर 378 के आसपास करनी है आपको खरीदारी, 371 का स्टॉप लॉस और 388 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से। तो आज 1 नहीं 2 नहीं 3 बाय कॉल्स बसिन साहब की तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तीनों ही बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात ठीक 9:45 बजे। तब तक आइए, जय है तैयार, वक्त है जय के जैकपॉट का। बताएं जय। जी, टाटा कंज्यूमर का 770 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 20 रुपए 75 पैसे के आसपास मिल रहा है अनिल जी, इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा 14.5 का, 14.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट अनिल जी जो ऊपर में बन रहे हैं वो है 29 का, सेकंड टारगेट बनेगा 35 का। 29, 35 ये 2 टारगेट्स के लिए 770 का कॉल खरीदे टाटा कंज्यूमर का। मुझे ऐसा लग रहा है 3 वेव करेक्टिव पैटर्न खत्म हो चुका है। अच्छा खासा इसने उसकी लॉन्ग टर्म 50 और 200 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया एवरेजेस पर, और जो हिसाब से कल के ट्रेडिंग सेशन में एक सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, एक उसके पहले एक बड़ा एक रेड बेरिश कैंडल बना था, दैट क्लियरली शोज के लोअर लेवल्स पर अनिल जी सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है और यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिल रहा है। आई थिंक दैट टाटा कंज्यूमर इज हेडिंग टुवर्ड्स 800 लेवल्स इन दिस स्पॉट, तो इसका 770 के स्ट्राइक का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चले 770 का टाटा कंज्यूमर का। ये है आपके लिए जय की राय। आइए एक और कॉल राकेश जी कुणाल जी की तरफ से बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, थोड़ा संशोधन है, ये कॉल हमारी पिक ऑफ द डे में काउंट हो, और बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, बहुत हाई कन्विक्शन ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है IFCI। मुझे याद नहीं आता है दीपांशु कब आखिरी बार मैंने और राकेश जी ने IFCI पर खरीदारी की राय दी थी। जबरदस्त ब्रेकआउट है, मेजर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ओवर टू राकेश। दिपांशु, बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना है। 16 रुपए का स्टॉप लॉस है, 19 रुपए 19 रुपीज पहला टारगेट है, 20 रुपीज दूसरा टारगेट है। एक तो ये एक बेहतरीन स्टॉक ढूंढा है, और दूसरा हमने सुमित जी का भी काम करा है। ये सुमित जी के कैटेगरी का स्टॉक है और उनका हेल्प कर रहे हैं हम इस स्टॉक को हाईलाइट करके। खुद सुमित जी की कैटेगरी का स्टॉक है, सुमित जी भी हमारे साथ तैयार हैं।
जितना डेटा अवेलेबल है सर, पहली बार आपकी तरफ से यहाँ पर कॉल आ रहा है IFCI पर, और रखें इस पर नजर। छोटा स्टॉक है बट बड़ी तेजी के लिए तैयार है, पिक ऑफ द डे की तरफ से इसे गिन भी सकते हैं। और सुमित जी भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपने बात भी करी उनकी, तो हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ गए हैं एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अच्छा हुआ राकेश जी, कुणाल जी ने दे दिया, वरना अगर मैं लाइव होता तो मैं IFCI को पक्का पकड़ता, क्योंकि IFCI के अंदर ब्रेकआउट है और ये स्टॉक यहाँ से अच्छा मूव देना चाहिए, तो एकदम सही पकड़ लिया उन्होंने। अब जिस काम के लिए मैं आया हूँ, एक्सपायरी का ऑप्शन वो, और एक स्टॉक और है मेरे पास जो एक अच्छा मोमेंटम अभी देने वाला है। तो पहले स्टॉक का बात करते हैं दीपांशु। जो स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ पे रडार पे आया है वो है TVS मोटर। 680 का अभी भाव है, 680 का इसके अंदर ऑप्शन में ट्रेड लिया जा सकता है। 23 रुपए के आसपास अभी 680 का कॉल ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर ब्रेकआउट अभी आने वाला है, स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव दिखाना चाहिए। ऑटो सेक्टर में एक चाल देखने को मिल रही है। 700 रुपया 710 रुपए का मेरे को टारगेट लगता है TVS मोटर के अंदर। नीचे में 661 662 का सपोर्ट है, तो 700 का टारगेट के लिए 680 का कॉल अभी CMP पे खरीदारी करें। 16 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 30 रुपए से लेकर 34 रुपए तक के टारगेट 680 के कॉल के अंदर TVS मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ये तो हुआ स्टॉक ऑप्शन। अब दीपांशु इंडेक्स का ऑप्शन भी दे दूं? बताएं सुमित जी। इंडेक्स ऑप्शन में दीपांशु मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी पे नजर रखे और बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड करे। बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 3750-300 के आसपास अभी बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी का 37-300 का कॉल जो कि 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करे। 150 बढ़िया लेवल है लेने के, लेकिन अभी CMP पे भी ले सकते हैं। नीचे के अंदर इसका स्टॉप लॉस लगाएं। 170 अभी चल रहा है, नीचे के अंदर इसका स्टॉप लॉस लगाए 70 रुपया। ऊपर में टारगेट बनेगा 270 रुपए से लेकर 350 रुपए तक का। बैंक निफ्टी का 37-300 का कॉल खरीदना है, 70 का स्टॉप लॉस, 270 का पहला टारगेट, 350 का दूसरा टारगेट। बैंक निफ्टी पर सब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी पे सुमित जी 37,300 पर क्या गजब के कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। 37,300 के ऊपर 88 लाख शेयर है बैंक निफ्टी पर। चलो 37,200 भी माने तो 75 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो गए। जय जरा एक बार डेटा देखिए आप भी बैंक निफ्टी के, आप ही बच गए। मैं, सुमित जी और विश्वेश जी तो थोड़े पॉजिटिव है ही इसमें। बताएं बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिख रहे हैं? अनिल जी बिल्कुल बजवा दीजिए कैश का ऑप्शन का, वहीं पे कॉल है। वाह क्या बात है। चलिए कैश का ऑप्शन बैक टू बैक बिगुल जय ठक्कर के लिए भी। अगर मुझे कभी कोई फिल्मों में ऐसा पूरा मैथोलॉजी वाला कैरेक्टर रोल करने को मिला ना, तो मैं जामवंत का ही करूंगा, है ना, सबको जगाने का काम एकदम। चलिए तो जय बताइए कौन सा ऑप्शन खरीदना है? अनिल जी एक और कैरेक्टर आप मुझे बताएं, मुझे तो पता नहीं है कि जो अंतर्यामी होता है, मतलब जिसको पता होता है कि हाँ ये अभी ये सोच रहा है और अभी ये कॉल निकलेगा, वो कौन सा कैरेक्टर अनिल जी, वो भी बताइए। नहीं, वो तो पता नहीं, क्योंकि अभी इसके बारे में तो कभी सोचा, लेकिन अपना वही ठीक है कि मेरे बोलने पे हो सकता है कोइंसिडेंस हो, इम्पैक्ट आ जाए। इम्पैक्ट आए। बताएं जय कि क्या करना है बैंक निफ्टी में? जी मेरा भी स्ट्राइक वही है जो सुमित ने चूज किया है। फर्क एक ही है, नेक्स्ट एक्सपायरी का है। तो 16 दिसंबर की एक्सपायरी का 37,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे बैंक निफ्टी का। 482 पर ये ट्रेड कर रहा है अभी अनिल जी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 275 का। सो 481 पर खरीदे, 275 पर स्टॉप लॉस लगाए। 37,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 16 दिसंबर। अनिल जी यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 774। फर्स्ट टारगेट इनफैक्ट काफी अच्छा आ रहा है। सेकंड टारगेट जो बनकर आ रहा है जी वो है 890, 774, 890। ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे, बिकॉज बैंक निफ्टी अनिल जी आई विल सपोर्ट एवरीवन्स व्यू, और मेरा भी वही व्यू है। बिकॉज जो हिसाब से 36,900 के ऊपर अनिल जी निकला, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर ब्रेकआउट वहां पे नजर आया। हम देख रहे थे कि यहाँ पे अटक रहा था। एंड आज के सेशन में अगर हम देखें अनिल जी तो एक बहुत ही क्लियर जो बेस बनकर आ रहा है वो 3700 के लेवल्स पर। आई डोंट थिंक अब 37,000 के नीचे इमीडिएटली हमें बैंक निफ्टी जाते हुए देखने मिलना चाहिए। ऑन दी अपसाइड मैं देख रहा हूँ 37,800, 38,000 ये लेवल्स हमें टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। सो रिस्क अनिल जी लेस देन 1% है, 300 पॉइंट का है, बट रिवॉर्ड जो ऊपर में है करंट लेवल से लगभग 700 पॉइंट्स का है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बैंक निफ्टी में बन रहा है अनिल जी। इनफैक्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। जो हिसाब से अनिल जी आप कह रहे थे 17,300, 17,400 बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है ऑन द इमीडिएट बेसिस। इनफैक्ट ऊपर में 17,600 और 600 अगर पार हुआ अनिल जी, जो लास्ट मंथली
क्लोज का लेवल है 17,600, वो पार हुआ तो 17,700 750 तक भी जा सकता है। सो बैंक निफ्टी का अनिल जी 37,300 का कॉल खरीदने की सलाह है। ओके, तो 37,300 बैंक निफ्टी का कॉल, बट अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, ना कि जो कल की एक्सपायरी है। कल की एक्सपायरी के लिए सुमित जी ने आपको कॉल ऑप्शन की खरीदारी दी है, इसलिए आपको रेट्स अलग दिखेंगे। जय अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। आइए बिगुल सच जी के लिए BTST। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस पर्टिकुलर काउंटर में मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव अनलॉक होनी चाहिए। डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छा एक क्लासिक रिवर्सल फॉर्मेशन है जिसे हम बुलिश हरामी कहते हैं। लगभग ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन एक फॉलिंग वेज के बेस के नज़दीक ही है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2140 के आसपास के इमीडिएट स्विंग बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2025 पे। एंड पोजिशनली जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2300 के आसपास, 2330 के आसपास के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। 2025 का स्टॉप लॉस, 2140 का फर्स्ट टारगेट एंड 2330 का एक पोजिशनल टारगेट होगा। 2330 के पोजिशनल टारगेट्स तो बड़े लेवल से कल कर आ रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। कल भी मोमेंटम में था, आज भी ये स्टॉक बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इस पर रखनी है आपको नजर पर। एक और स्पेस जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, नजर डालते हैं इस पर, और वो है कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि इनकी एंकर बुक अब खुलने वाली है। एंकर बुक वो जहां पर एंकर निवेशकों ने पैसा डाला था, 1 महीने का लॉक इन होता है, वो खत्म हो रहा है। आज नाइका पर तो हमने देखा सुबह बड़ा प्रेशर था और उसके बाद बड़ी रिकवरी भी आई, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे। बट नाइका के साथ साथ और कौन से रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है जिनकी एंकर बुक आने वाले समय में खुलने वाली है, कितना अमाउंट अवेलेबल हो सकता है सेलिंग के लिए, आइए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, कुल 10 कंपनियां हैं जिनके एंकर बुक खुलने वाली है पूरे दिसंबर के महीने में, और इसके चलते करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की एंकर बुक का लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है। और देखिए, नायका की तो आपने बात की, आज इसके एंकर बुक का जो लॉक इन है वो खत्म हुआ। 2400 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पैसे लगाए थे। कल फिनो बैंक जो है उसके एंकर बुक का जो लॉक इन है वो खत्म होने वाला है। 540 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ निवेश किया था। फिर 10 तारीख को SGS एंटरप्राइजेस 240 करोड़ के आसपास एंकर बुक भरी थी। इसके अलावा 13 तारीख को यानी कि सोमवार को सिगाची और PB फिनटेक का जो एंकर बुक है उसका लॉकिंग खत्म होने वाला है, और इसमें PB फिनटेक जो है करीब 2570 करोड़ के आसपास जो है एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ लगाए थे। सबसे बड़ा दिन होगा 15 दिसंबर को, क्योंकि पेटीएम की जो एंकर बुक की 1 महीने की लॉक इन पीरियड जो है वो 15 दिसंबर को खत्म होने वाली है, और सबसे बड़ा अमाउंट यहीं लगाया था एंकर इन्वेस्टर ने। जाहिर सी बात है, ये जो IPO था वो भी उतना बड़ा था। एंकर इन्वेस्टर ने 8,235 करोड़ के आसपास ये जो पूरा IPO है उसमें लगाए थे। बाद में 16 तारीख को सफाया फूड्स, 20 दिसंबर को लेटेंट व्यू, टारसन्स 23 दिसंबर और गो फैशन जो है 27 दिसंबर को एंकर बुक जो है उसका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। इनफैक्ट दीप, में कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि एंकर बुक के जो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद करीब 76% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में इस साल IPO आए हैं उनमें एक्चुअली गिरावट हुई है। और औसतन गिरावट अगर आप देखेंगे तो जिस दिन एंकर बुक खुलती है तब करीब 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिलती है। एंकर बुक के लॉकिंग खुलने के दूसरे दिन यानी कि अगले दिन भी 61% स्टॉक्स जो है उसमें गिरावट आती है, और करीब 2-2.25% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिलती है। और अगले 5 दिनों तक 61% स्टॉक्स में गिरावट रहती है और करीब 3 से 4% के आसपास की गिरावट जो है इनमें आती है। तो नो डाउट एंकर बुक का जो लॉक इन पीरियड जिस दिन खुलता है उस दिन थोड़ी गिरावट आती है, उसके फॉलोअप दिन भी थोड़ी बहुत मायूसी जो है इन स्टॉक्स में देखने मिली है। मेजॉरिटी स्टॉक्स का इसी तरह का ट्रेंड रहा है। ओके, मेजॉरिटी स्टॉक का इसी तरह का ट्रेंड रहा है। थोड़ी गिरावट आती है, थोड़ी वीकनेस 1-2 दिनों के लिए दिखती है, बट बढ़िया स्टॉक्स जो होते हैं वहां पर रिकवरी भी आ जाती है। और अनिल जी, आज सुबह नाइका की भी हम बात कर ही रहे थे, सप्लाई आया सुबह 4-5% की गिरावट भी थी, पर ऑलमोस्ट पहले 15 मिनट के बाद ही देखिए रिकवरी भी आ गई और स्टॉक वापस उन्हीं लेवल्स पर है। लेना चाहिए, सप्लाई खत्म, अब लेना चाहिए, लेना चाहिए। ये आखिरी बाधा थी नायका के लिए। एक्चुअली दीप, अगर आप देखिए तो हाल ही के लिस्टेड जो ये नई जमाने की कंपनियां, इनमें सबसे मजबूत नायका ही है। बिल्कुल, लिस्ट होने के पहले से प्रॉफिटेबल है। यस सर। कार ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ऊपर नीचे है, पॉलिसी बाजार की ऊपर नीचे है, जोमेटो की, पेटीएम तो अभी तक आया नहीं है, करेक्ट। इन सारी कंपनी में आप देखिए कहीं भी एकदम क्लियर कट प्रॉफिटेबल, देवयानी अभी प्रॉफिट में आया है,
राइट, पहली बार। बिल्कुल। नायका पहले से है और इसीलिए नायका को सबसे ज्यादा लिस्टिंग पर प्रीमियम भी मिला है। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से नायका के जो आखिरी बाधा थी वो पार हो चुकी है। अगर आपको लगे हैं आईपीओ में, आप होल्ड करें 2803,000 रुपए के टारगेट के लिए, लॉन्ग टर्म टारगेट है। 2803,000 अभी नहीं, जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आपके टारगेट हैं 2450-2500 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। आएंगे। हाँ, और फ्रेश खरीदारी भी करना चाहें। अगर आपके 2200 रुपये में आप ले रहे हैं तो आप सोच समझ के कि 2150-2200 में ले रहे हैं, ले सकते हैं। 2400-2500 की रेंज तक के तो टारगेट्स बन सकते हैं इसमें आराम से। हाँ, आज सप्लाई खत्म होने के बाद आज वॉल्यूम देखे ना, नायका में गजब की वॉल्यूम है। लगभग 78 लाख शेयरों का वॉल्यूम मैं एनएससी में देख रहा हूँ। 78 लाख शेयर, 2,500 रुपये का शेयर है, 250 का नहीं है, 25 का भी नहीं है। करेक्ट। 2,500 रुपये के, 2,200 रुपये के शेयर में 78 लाख शेयरों का वॉल्यूम काफ़ी है। सो काफ़ी कुछ कमज़ोर हैंड्स, या कमज़ोर हैंड नहीं भी कहेंगे तो जो एग्रेसिव सेलर था, जो इंतजार कर रहा था, वो ऑलमोस्ट आज निकल चुके हैं। सो आई थिंक ये अच्छी तेज़ दौड़ लगाने को तैयार है नायका। अंडरस्टूड सर। तो चलिए नायका पर, और इसी तरह का विश्लेषण हम जब जिस एंकर बुक में लगेगा कि वाकई में करेंगे, बड़ा बन सकता है कोई मामला, करेंगे। चाहे वो पेटीएम हो, पेटीएम में भी पहला वाला राउंड कम से कम आपको 400-500 रुपये आराम से देखे गया है, राइट। वैसे 200-300 रुपये नायका आपको आराम से दे सकता है। चलिए, वैसे आज दिन बहुत बढ़िया है सर। कुछ जो आपके चहेते या आपके रेगुलरली रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, बीएससी सुबह भी हमने बात करी, 2100 का लेवल आज छुआ है इस काउंटर ने। पॉलीप्लेक्स लाइफ हाई पर पहली बार 2000 के पार, बीएससी भी पहली बार 2000 के पार। बीएफ यूटिलिटीज बढ़िया एक्शन, जैकॉप, RIIL, इन दोनों में ही बड़ी तेजी। तो आपके जो कुछ पसंदीदा स्पेसेस हैं बाजार में, और डेल्टा कॉप, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीच बीच में, मतलब मैं हफ्ते में अगर 3 ही दिन काम करूँ तो शायद चौथा दिन मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता है। रोटेशन नहीं, आज मार्केट ही अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, बट इन स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए वागले साहब के पास चलते हैं। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये पहले तो ये हमने हमारे क्लाइंट्स को एक यही भाव पे एक स्टॉक दिया है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। BTST मेरा कॉल होगा बाटा 1989-1990 ये भाव में बाय करके चले। एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए 1975 का, और मेरा मानना है ये 2010-2015 तक के लेवल आपको कल के दिन में मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो बाटा पर रखिए नजर, क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स इसका IPO फ्राइडे को खुलने वाला है और वहाँ पर भी अब एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा, क्योंकि पूरे फुटवेयर स्पेस पर ही आप तेज़ी बनते हुए दिखेंगे। तो बाटा ये कॉल है वागले साहब की इस समय। बट कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है, कोटक बैंक थोड़ा सुस्त हो गया है बाकी बैंक्स के मुकाबले, इसे देखिए तो आज थोड़ी सुस्ती ये आपको दिखा रहा है। पर PNB, जिस पर भसीन साहब अभी बात करके गए थे, वहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक और बल्कि एक स्पेस और जहां पर आपको रखनी नजर, अभी मारुति पर थोड़ी देर पहले आपके लिए बाय कॉल भी सचिन जी की तरफ से आते हुए दिखा था, पर ऑटो कंपनीज मार्केट शेयर में क्या बदलाव हुए हैं, रीसेंट सेलिंग ट्रेंड से क्या समझना चाहिए ऑटो सेक्टर के सेटअप को, आइए इसके बारे में जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए किस तरह के बदलाव हुए हैं ऑटो कंपनीज के मार्केट शेयर में। देखिए, टाटा मोटर्स जो है ना, मार्केट शेयर लगातार गेन करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर अब जो नवंबर का डेटा आता हुआ दिखा है उसमें डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। पिछले साल 7.5% का मार्केट शेयर था, इस बारी टाटा मोटर्स का करीब 12.1% का मार्केट शेयर है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 4.6% टू बी प्रिसाइज कंपनी की जो मार्केट शेयर है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी, आप देखिए यहाँ पर इनका जो मार्केट शेयर है कुल 2.7% सालाना आधार पर घटता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं टाटा मोटर्स का, उसको मारुति का क्लियर कट नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पर डेफिनेटली अगर आप देखें तो जो टोयोटा है वहां पर भी उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है करीब 2.3% से, तो 3% से बढ़कर 5.3% जो है अब कंपनी की मार्केट शेयर हो गई है। तो बट मारुति के साथ साथ अगर आप हुंडई की भी बात करें तो वहां पर भी जो गैप है वो 2% का आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल 17% का था ये मार्केट शेयर इनका, इस बारी 15% का रह गया है। तो मारुति और हुंडई से टाटा मोटर्स जो है कहीं ना कहीं मार्केट शेयर क्लियर कट स्नैच करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो गैप है हुंडई और टाटा मोटर्स के बीच में वो अब केवल 3% का रह गया है ओवरऑल मार्केट शेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। बट डेफिनेटली टोयोटा और टाटा मोटर्स तो डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी पिछले साल के मुकाबले बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, जहां पर ऑलमोस्ट 1.7% के गेन्स यहां पर भी आए हैं, और अब कंपनी का जो मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल्स में वो 8% का हो गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2-3 कंपनी जो है
वहां पर अच्छे मार्केट शेयर गेन हो रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो बाजार के दिग्गज हैं, खासकर मारुति को अगर आप देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट 3% की गिरावट रही है मार्केट शेयर वाइज। मारुति का शेयर लगातार कम हो रहा है और सबसे ज्यादा गेन्स टाटा मोटर्स के हैं। करेक्ट। टाटा मोटर्स पर ऑलरेडी बाजार का भरोसा है आज, हालांकि लग रहा है कि मारुति भी पूरे बाउंस बैक के मूड में है। आज पूरे ऑटो स्पेस में ही अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, तो नजर रखते हैं यहाँ पर। बट डेफिनेटली टाटा मोटर्स बड़ी गेन्स कर रहा है, स्पेशली जिस तरह से उसकी ईवी की बिक्री हो रही है। छोटे बेस पर है बट बड़ा एक्शन ये आपको दिखा रही है। नजर रहेगी इन सभी काउंटर्स पर, अच्छा एक्शन यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। पर आइए बैंक्स की अगर बात करें तो एक और बैंक जो थोड़ा एक्शन में और बनते हुए दिख रहा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इस पर रखिए नजर। और किरण जी है हमारे साथ। किरण जी, यूजुअली चर्चा में आता नहीं है बट अच्छी मूव आज दिखा रहा है, डेज हाई पर इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर यहाँ पर भी कोई ट्रेड है? दीप, एयू फाइनेंस बैंक में भी तेजी करनी चाहिए। बहुत अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कैश लेवल्स की बात करें तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग 1153 के आसपास रहेगा, जो कि बहुत नजदीक है, और कल के लिए 1180 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजोइए, एक बीटीएसटी कॉल रहेगा। बिल्कुल सर, बिगुल है तैयार, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, बाय करना है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस वागले जी ने थोड़ी देर पहले दिया था, पर मेरा मानना है कि ये बीटीएसटी के लिए बिल्कुल सही वक्त रहेगा बाय करने का। आपका स्टॉप लॉस 7350 का रहेगा, 738587 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। मेरा टारगेट पहला 7500, दूसरा 7600, ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बजाज फाइनेंस में क्रिएट करने की सलाह होगी। बजाज फाइनेंस सभी के रेडार पर है ये काउंटर, और अच्छी एक्शन, अच्छी मूव इस पर भी आती हुई दिख रही है। 7500, 7600 के टारगेट्स के लिए आपको करनी है यहाँ पर खरीदारी बजाज फाइनेंस में। इस समय फाइनेंशियल्स यही हैं सबसे आगे जहाँ तक मार्केट के एक्शन का सवाल है। बट बीएससी नए लाइफ हाई पर यह काउंटर आपको आज आते हुए दिखा है। दमदार उछाल है इस शेयर में, और पिछले कुछ समय का ट्रेंड भी देखें तो जबरदस्त तेजी बनी है। आखिर क्या कुछ ऐसा चल रहा है बीएससी में जिसकी वजह से बाजार का इतना भरोसा बढ़ा हुआ है, जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष, बताइए क्या चल रहा है बीएससी में? पांचों लगातार इस स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ रही है। एक महीने में देखें करीब 40%, और एक साल में देखें तो 246% का रिटर्न दिया। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 400 के स्तर से लगातार ये स्टॉक जो है आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किया गया, और वहां से आप देखें तो शानदार आज 2100 का स्तर भी स्टॉक ने छुआ है। दरअसल अगर आप देखें तो स्पेस काफी ज्यादा बजेंगे। जो एनएससी का आईपीओ आने वाला है उसके लिए भी जो एक बज है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मैं चेक भी कर रहा था कि अनलिस्टेड मार्केट में आप देखें तो जो एनएससी का भाव है वो करीब 3500 से 3800 रुपए प्रति शेयर चल रहा है। हालांकि अभी तक आईपीओ की प्राइसिंग नहीं आई है, डेट नहीं आई, तो वैल्यूएशंस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बस काफी ज्यादा, क्योंकि 3800 के जो है, और लगातार आप ट्रेंड देख रहे हैं कि अनलिस्टेड स्पेस में जो एनएससी का कोट आ रहा है ऊपरी तरफ ही देखने को मिल रहा है। और बीएससी के जो फंडामेंटल भी काफी ज्यादा जानदार है, क्योंकि अच्छी खासी नकदी है, 2800 करोड़ के आसपास का तो कैश इनके पास रखा हुआ है। और सीडीएसएल में जो 20% की हिस्सेदारी है, और एक और खास बात यह है कि इनका जो कारोबार है वो तो काफी बढ़िया करियर काफी लंबे समय से कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार लिस्ट हो रही है, तो इसके चलते भी इनकी रेवेन्यूज बढ़ती है। और रिटेल क्लाइंट्स का जो फोकस है वो भी पैंडेमिक के बाद से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है नए अकाउंट ओपनिंग हो रही है, तो इसका भी सीधा बड़ा बेनिफिट जो एक्सचेंजेस को देखने को मिलता है। लेकिन बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड ये भी अगर आप देखें तो बिजनेस में काफी बड़ा टर्न अराउंड कर रहा है। नए नए कीर्तिमान जो है हर महीने यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि अक्टूबर में बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड ने करीब 43,000 करोड़ का जो है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दर्ज किए हैं। और ये पूरा म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इसमें बीएससी स्टार एमएफ अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप इसकी भी वैल्यू ऐड कर दें तो स्टॉक जो है कमाल कर सकता है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन गैप है, जो कैचअप है, आगे की ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, इसी को बाजार फैक्टर इन कर रहा है, और ये स्टॉक रुक नहीं रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीएसई जबरदस्त तेजी में आपको आते हुए दिख रहा है। एनएससी के आईपीओ पर भी नजर है, जैसे एनएलजी भी कह रहे हैं जब ये आईपीओ आएगा तब तक तो एटलीस्ट आप बीएसई पर बड़ा एक्शन देख ही सकते हैं। और रेकमेंडेड लेवल से भी 4 गुना के रिटर्न्स आपको बीएसई से ऑलरेडी आते हुए दिख रहे हैं, और अभी भी तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए बीएसई इस पर रखिए आप नजर।
एक्शन इस पर भरपूर आ रहा है। पर कुछ और कैश स्टॉक्स बीएसई के साथ साथ जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, पॉलीप्लेक्स एक और काउंटर जिसमें हमने बात करी थी, आज 2000 का स्तर हुआ है, लाइफ हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। ला ओपाला पिछले 2-3 दिनों में हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। एंड आई थिंक सचिन जी रिसेंटली जब आप हमारे साथ थे एसपीएल मिड कैप्स में, तब आपने इसके बारे में बात करी थी ला ओपाला। जरा इसके चार्ट पर राय दें और बताएं क्या करना है। जी दीपांशु, इनफैक्ट कल के सत्र में ही हमने इसे रेकमेंड किया था लगभग अराउंड 386 के लेवल के आसपास 455 के टारगेट के लिए। तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स के काफ़ी नज़दीक है। अगर इसका डेली चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा जोन है यहाँ पर, एक ओवरबॉट का वहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूल करने की सलाह होगी। एंड स्पेशली अगर किसी के पास पोजीशन काफ़ी हैवी है तो डेफिनेटली इसे होल्ड करना चाहिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से। तो फिलहाल तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल है वो लगभग अराउंड 410 के आसपास है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड हो जाता है, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, तो नेक्स्ट मूव मुझे लग रहा है 500-530 के लिए अनलॉक होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अच्छे स्ट्रक्चर में बने रहिए। अच्छा स्ट्रक्चर है, बने रहिए। ये है राय ला ओपाला पर आपके लिए। अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी भी बस तैयार है आपके लिए आने के लिए। उससे पहले एक बिगुल BTSTT का सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर माइंट्री पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है, यहाँ पर 4610 का आपको लगाना है। थोड़ा सा मैं लंबा दे रहा हूँ, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कल के सत्र में ही लगभग अराउंड 47-40 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ से 100-125 पॉइंट की मूव अनलॉक होनी चाहिए माइंट्री इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में। माइंट्री और BTSTT के लिए खरीदारी की राय है सचिन जी की तरफ से। 4710, 4710, 4740, 4740 के टारगेट के लिए यहां पर आप करें खरीदारी। पर आइए आखिरी 10 मिनट बाजार दमदार एक्शन में फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल जी के पास। पूरा सहारा है सर डाउ फ्यूचर्स का 50 पॉइंट्स ऊपर, नास्डैक फ्यूचर्स करीब 1/4% ऊपर, थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं ग्लोबल बाजार। यूरोप में हल्की सुस्ती आपको दिख रही है, ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं, बट हल्की सी सुस्ती यूरोप में इस समय बनती हुई दिख रही है। कच्चा तेल भी दायरे में। क्या करके जाएं सर? दीप, तेजी की पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 17,400 का पुट ऑप्शन खरीद लें। देखिए आप बंद हो रहे हैं 17,400 के ऊपर, तो एक पहला ब्रेकआउट वाला हल्का संकेत तो आ रहा है। फाइनली 17,600 के ऊपर का ब्रेकआउट बड़ी तेजी के लिए तैयार करेगा। तब आपको 18,000 के ऊपर अगर जाने का मन है तो उसके लिए 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। फिलहाल 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग से एक फायदा है, वो ये कि आपके लिए नीचे की रिस्क जो है 17,000 के आसपास आकर बार बार बाउंस दे रहा था, वो एक बार के लिए बेस बन चुका है। और वो 17,800 18,000 का बॉटम, 16,800 17,000 का बॉटम आसानी से नहीं टूटेगा। ये कंफर्ट, ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। लेकिन बड़े लेवल के बेहद नजदीक बंद हो रहे हैं। 17,500 निफ्टी का है, 37,500 के ठीक नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। तो आप अपनी हेजिंग के साथ पोजीशन को रखें। बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, बहुत बढ़िया लेवल पर एंट्री हुई। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें। कल फिर से नीचे में मौका मिला, सपोज आपने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, नीचे में मौका मिला तो खरीद लीजिएगा, नहीं मिला तो 50% पे भी बन जाएगा। तो ठीक है, ऊपर के लेवल पे कॉन्फिडेंट रहना ठीक है, और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार है ना, जब भी इस रेंज के आसपास आता है तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि ये नहीं इस बार ब्रेकआउट होगा। इस बार एक ही फर्क है जो पिछले 2 बार से, वही कि इस बार डेटा कल एफआईज के बहुत अच्छे आए थे, आज शॉर्ट अभी भी बहुत हैं। तो इसलिए इस बार चांसेस थोड़ा ऊपर जाने के अभी भी बने हुए हैं, ज्यादा है। नहीं तो आपको याद होगा उस दिन हमने 17,500 पर पिछली बार बहुत स्ट्रांगली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की राय दी थी। आज उतनी स्ट्रांग एग्जिट राय नहीं है। पार्शियली आप हेजिंग के साथ होल्ड करें, 50% बुक कर लें, बाकी देखें, और पार करके अगर 17,500 के ऊपर कल टिकेगा फिर से खरीद लेंगे। तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप मार्केट पर कॉल। और डाउ फ्यूचर 50 ऊपर है, 2 दिन में 1000 से ज्यादा बढ़ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं। 100-200 डाउ नीचे बंद हो जाए आज, तो फिर कल सुबह आपका मूड खराब नहीं होना, यार मैं तो बेच देता, डे हाई पर था, वो वाला नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी प्रॉफिट बुक कर ले या फिर अपने आप को हेज करके चले। बिल्कुल, तो मुनाफा बुक करना चाहे मुनाफा बुक कर ले, हेज जरूर करें अदरवाइज, क्योंकि बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद हो रहे हैं। 2 दिनों की जबरदस्त तेजी है और कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा अपनी पोजीशन रिस्क के हिसाब से ही आप होल्ड करके चलें। जय ठक्कर के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, फिर से एक टाटा ग्रुप का ही स्टॉक है। टाटा स्टील का 1180 का कॉल खरीदे, 34 रुपए पर मिल रहा है, 34 पर मिल रहा है।
24 पर स्टॉप लॉस लगाया दीप, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 450 का एक लॉट है तो रिस्क तो आप देखें 4250 का होगा। ऊपर में जो टारगेट इसके दीप अच्छे खासे बन रहे हैं। इसका फर्स्ट टारगेट मैं लगाऊंगा 49 पर, सेकंड टारगेट बनेगा 60 का। 49 एंड 60 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे टाटा स्टील का 1180 का कॉल। इनफैक्ट पहले भी दिया हुआ है, ये दिया था, वहां पे अच्छा मुनाफा हुआ, फिर से रेकमेंड कर रहा हूँ। आज कंफर्टेबल क्लोज देखने मिल रहा है। और मेटल इंडेक्स में आज एक फ्रेश मुझे एक मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स में दीप। तो वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि टिस्को कहीं ना कहीं ऊपर में 1240 से लेके 1260 तक के लेवल से हमें स्पॉट में दिखा सकता है। सो टाटा स्टील का 1180 का कॉल खरीद कर चले दीप, ये मेरी सलाह है। और दीप एक ट्वीट देख रहा था मैं, तो अनिल जी जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का नाम पता चल गया अनिल जी? पता चल गया कौन है? विदुर। अनिल जी विदुर किसी ने लिखा है, अनिल जी विदुर की तरह है। और जो एकदम स्मार्ट इंटेलिजेंट, और कृष्णा ने भी कहा था अनिल जी कि लॉर्ड ऑफ ट्रुथ का दर्जा दिया था विदुर को। तो बिल्कुल सही है अनिल जी को। कुछ ये क्वालिटीज तो सारी मुझे पसंद आ रही है वैसे जो आप बोल रहे हो, अगर मेरे में है तो। लेकिन मेरे ख्याल से विदुर ने वो महाभारत की लाइव कमेंट्री की थी। संजय वो तो संजय ने की थी, सॉरी। अरे विदुर, हाँ ठीक है, परफेक्ट, चलेगा सर, डन, बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी एक्सेप्ट कर लिया जाए। स्किल्ड, इंटेलिजेंट एंड वाइज। वाह। अनिल जी देखिए, हमारे लिए तो अनिल जी आप हैं सारथी, और ये जो अर्जुन की बटालियन आपने तैयार कर रखी है अनिल जी, तो अनिल जी हमारे लिए तो आप सारथी हैं और हम सब अर्जुन हैं। तो विदुर से तुलना नहीं है अनिल जी आपकी। चलिए बढ़िया है, जो भी जिससे भी काम होना चाहिए। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आज के दमदार कॉल्स आपकी सबकी तरफ से आए। तो और मजा इसमें है कि मार्केट के एक्शन को सही वक्त पर पकड़ लिया जाए। एब्सोल्युटली सर, बढ़िया एक्शन पकड़ा है और जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त क्लोजिंग की तरफ आपको बाजार भी मूव करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी आपको तेजी भी बनती हुई दिखी है। वागले साहब, IRCTC सुबह आपका कॉल था 3.5% ऊपर है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए सर इस कॉल को? जरा एक बार अपडेट दे दें इस पे। दीपांशु, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कल के दिन में 900 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से 840 के स्टॉप लॉस चाहिए। मैं पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ, आज का या कल का ये व्यू नहीं, 2 से 3 दिनों के व्यू से मुझे लगता है 900 के बाय दिस वीकेंड 900 के लेवल्स मिलने चाहिए। 840 के नीचे जाता है, काट लीजिए। तो ये है आपके लिए IRCTC, नजर रखिएगा इस काउंटर पर, बढ़िया तेजी ये दिखाते हुए जा रहा है आपको। ICICI बैंक अच्छा एक्शन इसमें भी बना है और सुबह से ही आपको बड़ी तेजी में दिख रहा था। किरण जी, क्या करके जाएं ICICI बैंक पर सर? दीप, ICICI बैंक मेरा मानना है कि होल्ड करके चलना चाहिए। 750 के बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो 748 कैश लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। छोटा सा बैरियर 760 के आसपास है, पर मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये निकल जाएगा और 780 के आसपास के टारगेट्स आपको इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। तो 780 के टारगेट्स आपको इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बड़ी तेजी के साथ बाजार अब बंद होने के लिए तैयार हैं और आइए फिर फाइनल लेवल्स देख लेते हैं किस पर कहाँ एक्शन आज बना है और कहां पर आपको दिख रही है क्लोजिंग। अच्छी बात है, लगातार 2 दिनों से बाजार की ब्रेथ काफी मजबूत रही है। 45 निफ्टी के स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज कर रहे हैं। कल भी एग्जैक्टली ऐसी ही आपने ब्रेथ क्लोजिंग के समय आती हुई देखी थी। टॉप गेनर बजाज फाइनेंस 4% ऊपर, हमारे एक्सपर्ट्स की राय आती हुई खरीदारी की। हिंडाल्को यहां पर अच्छी तेजी, लंबे समय बाद मारुति से आउट परफॉर्मेंस आई है, आज 3.5% ऊपर रहा। SBI पर खरीदारी, इन्फोसिस सुबह से ही एक्टिव था, 2.5% ऊपर, 1750 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ। टाटा स्टील, JSW स्टील, इन दोनों दिग्गजों में भी आपने खरीदारी देखी है। साथ ही HDFC बैंक से आज पूरा सहारा था और ITC, हालांकि चर्चा नहीं हुई, बट 225 के लेवल्स पर ITC भी क्लोज होने के लिए तैयार हो रहा है, तो वहां पर भी आपने बाजार का बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। बायोकॉन लंबे समय बाद इस स्टॉक में आया है बाउंस बैक, 6.5% ऊपर। डेल्टा कॉप, सुबह अनिल जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, आपके लिए कॉल भी दी गई थी। जबरदस्त एक्शन, 273 का टारगेट, 279 का दूसरा टारगेट, 272 पर स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है, दूसरे टारगेट के बेहद करीब। इसके अलावा ऑरो फार्मा, ग्रैन्यूल, सिंजीन, फार्मा स्टॉक्स में आज बाउंस बैक आते हुए दिखा। IEX, MCX एक्सचेंज के दोनों स्टॉक्स और साथ ही BSE जो लाइफ हाई पर था, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। इंडियन होटल्स एक और रीओपनिंग प्ले,
बढ़िया एक्शन इस पर बनते हुए दिखा। बाटा इंडिया, यहाँ पर आपने खरीदारी देखी है। एबी फैशन, पीवीआर 2 दिनों से इसमें भी अच्छा उछाल है। अपोलो टायर्स, आशु जी की कुछ समय पहले की, यहाँ पर भी खरीदारी। डिक्सन टेक, चंबल फर्टिलाइजर, अशोक लेलैंड, लुपिन, दालमिया भारत और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखा। वर्लपूल सुबह से ही यहाँ पर बड़ी बिकवाली आई। बात चल रही है कुछ बड़े फंड्स ने यहाँ पर एक पोजीशन खाली करी है जिसकी वजह से 6% नीचे था। वेदांता आज सुस्ती दिखाता हुआ। कॉनकॉर, एचडीएफसी लाइफ, जीएमआर इंफ्रा, बीईएल और कोटक महिंद्रा बैंक कुछ और स्टॉक्स जहां पर वीकनेस दिखी, बट वायदा कारोबार की भी ब्रेथ काफी मजबूत थी आज के ट्रेडिंग सेशन में। नाइका, इस पर रखिए नजर, जो इनकी एंकर बुक का लॉक इन पीरियड आज खुला। सुबह थोड़ी बिकवाली थी बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली खरीदारी उस पर आती हुई दिखी। फीमनो पेमेंट्स बैंक, इस पर भी रखिएगा नजर, कल इसकी एंकर बुक खुल रही है तो वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा। आईएफसीआई, अभी कॉल आया था आपके लिए, 15% की तेजी आईएफसीआई पर आती हुई। लावपाला, बढ़िया एक्शन इस पर। वेल्सपन कॉर्प, मिंदा इंडस्ट्रीज, जैकॉप और RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, साथ ही BF यूटिलिटीज और महिंद्रा लाइफ, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जो SEC एक्ट में संशोधन हो रहा है उसका डायरेक्ट बेनिफिट इन काउंटर्स को आते हुए दिखेगा। और आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बढ़िया एक्टिविटी आपने इन काउंटर्स में देखी है। जेंसार टेक्नोलॉजी 5.5% ऊपर क्लोज होते हुए दिखा अच्छी तेजी के साथ। GMDC, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, शॉपर स्टॉप, यूफ्लेक्स, कजारिया सिरेमिक्स और साथ ही सोमानी सिरेमिक्स और KPR मिल्स, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं आपके लिए जहां पर आप बाजार का मूड माहौल काफी बढ़िया बनते हुए देख रहे हैं आज के सेशन में। कुछ और मिड कैप्स जहां पर अच्छी खरीदारी आपने बनती हुई देखी। पॉलीप्लेक्स 10% ऊपर, लाइफ हाई पर क्लोज हो रहा है। सीक्वेंट साइंटिफिक 10% का उछाल और ज्यादा एक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही आया। आइनॉक्स लेजर, इसमें अच्छी खरीदारी थी। बालाजी अमाइंस, रूट मोबाइल, यहाँ पर अच्छा एक्शन आपने बनते हुए देखा। इसके साथ ही ट्राइडेंट में भी पॉजिटिविटी बनी। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स और अदानी टोटल गैस, साथ ही बर्गर किंग और देवयानी इंटरनेशनल, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर अच्छी तेजी देखी है। तो 17,450 के ऊपर अनिल जी निफ्टी क्लोज हो रहा है और 37,250 के ऊपर बैंक निफ्टी 650 अंकों का। बिल्कुल कर रहे थे कि नीचे आएगा नहीं, चिंता मत करें, और आया भी नहीं। और इस बीच डेल्टा का पहला टारगेट 273 का आज का सुबह वाला वो हासिल हुआ, और 317 वाला आपका ग्रेन्यूल्स भी ऊपर में, वो भसीन जी की भाषा में कौन सा भसीन साहब वैसे कहते हैं ना, 317 वाला ग्रेन्यूल्स 325 बिक गया वैसा। तो 325 के बाद 321-22 के आसपास बंद हुआ। तो ग्रेन्यूल्स भी आपके लिए ये है। आज के दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया कमाल करते हुए दिखे। सुबह का स्टॉक ऑफ द डे, उसके भी 2 टारगेट हासिल हुए। 1980 और 2000 के टारगेट आपके लिए PVR, माफ कीजिएगा, इंटरग्लोब पर आते हुए दिखे। तो आज के तीनों स्टॉक्स अभी तक ठीक रहे हैं। चलिए, ये है आपके लिए क्लोजिंग होती हुई दिख रही। प्रोविजनल क्लोजिंग जो मिली है 292 अंक ऊपर दिखी है निफ्टी पर, और 1000 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स पर, 650 अंक ऊपर आपको होती दिखी है बैंक यहाँ पर निफ्टी पर। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन के लिए आपको बता दें क्या कुछ है। कर्ज महंगा नहीं होगा, ये कहना है RBI का। जी हाँ, RBI ने दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। ऐसे में होम लोन और कार लोन की दरें सस्ती बनी रहेगी। तो जो लोग घर या कार खरीदने वाले हैं उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। RBI यह भी कहता है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट में किसी तरह की कमी ना आए और लोग जमकर शॉपिंग करते रहें। आज आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम करेंगे, इसी पर बातचीत जानेंगे कि जो लोग घर या कार खरीदना चाहते हैं उनके पास क्या क्या बेहतर ऑप्शन है। और हमारे साथ होंगे राम रेड्डी साहब, वाइस प्रेसिडेंट है क्रेडाई के, जो पूरे इससे रिलेटेड बताएंगे आपको, घर खरीदने से रिलेटेड। फाडा, ये जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, इनके प्रेसिडेंट हैं विंकेश गुलाटी साहब, जो कारों के बारे में आपको बताएंगे, उनके डिमांड के बारे में। फिरोज अजीज साहब है, जो कि जाने माने प्राइवेट वेल्थ एडवाइजर हैं। डिप्टी CEO आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के, इनसे भी करेंगे बातचीत की क्या खरीदना चाहिए, कब और कैसे खरीदना चाहिए। घर हो या कार, लो रेट बरकरार, लो यानी कि नीचे के दाम, नीचे की ब्याज दरें, नीचे ब्याज दरें हैं बरकरार, इसलिए ये आपके लिए घर और कार खरीदने का आज का विशेष शो शाम 5 बजे का। लगातार नवी बार RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, और कम ब्याज दरों के इस दौर में आपकी EMI और आपके निवेश पर क्या असर पड़ेगा। बैंक्स की FD में पैसा रखना फायदेमंद है या फिर मुश्किल। फिक्स इनकम में FD के अलावा और क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है। डेट इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है, समझेंगे। यही सारी बारीकियां 6:30 बजे शाम मनी गुरु में। दरों में बदलाव नहीं, क्या रहे स्ट्रेटेजी। और हमारे साथ होंगे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। और रात 8 बजे ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर हम लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, सतर्क रहना है और सही जानकारी के साथ इससे बचना है। आज इसी कड़ी में रात 8 बजे बात करेंगे ओमिक्रॉन के बच्चों पर असर की। दरअसल
WHO ने दुनिया के कई देशों को ये चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन का खतरा बच्चों पर भी दिख रहा है। आज इंडिया 360 डिग्री में पूरी पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में बच्चों को लेकर कोई अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी हम आपको पूरे अपडेट देखेंगे, तो देखिएगा ज़रूर ओमिक्रॉन बच्चों पर कितना खतरा, आज रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी में। तो ये है आज का पूरा कार्यक्रम। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 17,470 मान लीजिए, 0.25 पॉइंट, 1/4 पॉइंट का मैं मार्जिन ले रहा हूँ। तो राउंड ऑफ कर सकते हाँ, बोलने में इजी रहता है। 469 बोलने में थोड़ा मुश्किल रहता है, समझने में और ज़्यादा मुश्किल रहता होगा दीप, है ना? याद रखना तो 17,470 ये है आपकी आज की क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 37,284 से भी 37,250 ही मान सकते हैं जी। और 58,650 ये है सेंसेक्स की क्लोजिंग। सारे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से थोड़ा और बढ़ जाते तो क्या होता, आराम से कितनी बढ़िया राउंड फिगर में आती थी। जय ठक्कर वाले लेवल्स नहीं आते। हाँ, जय ठक्कर वाले लेवल आ जाए और 2-2 पॉइंट, 1.5 पॉइंट बढ़ जाते हैं ना सब, तो सुमित जी के लिफाफा लेवल आ जाते हैं। 17,471, 58,651, 37,286 नहीं, इस पे नहीं आता। तो चलिए, तो ये है आपके लिए आज की सारी क्लोजिंग। आइए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागे साहब, आशु सर, उसके अलावा सचिन जी, किरण जी, जय ठक्कर साहब, और कौन बच्चे, बाकी सब हो गए ना? हाँ, सब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन आपको याद ही होगा, नहीं हो तो मैं दिला दूं। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात, और तब तक के लिए मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।